बाजार में और तेज हुई खरीदारी। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने बनाया नया शिखर। निफ्टी 18,700 के करीब। आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस ने भरा जोश। एफएमसीजी के साथ मेटल शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी। निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स करीब 2% ऊपर, 6% की तेजी के साथ डाबर बना वायदे का टॉप गेनर। आज नेस्ले, मैरिको, इमामी में भी दिखी रौनक। वहीं रेलवे शेयरों में हल्की मुनाफा वसूली। टायर स्टॉक्स में तेजी। अपोलो टायर्स, जेके टायर और सीएट में आज फिर लगा 52 हफ्ते का नया शिखर। रबर की कीमतें 2 साल के निचले स्तर पर पहुंचने से बढ़ा जोश। नेचुरल गैस की कीमतों पर किरीट पारेख कमिटी सरकार को कल देगी अंतिम रिपोर्ट। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में किरीट पारेख ने कहा, पुराने गैस ब्लॉक के लिए नए प्राइस बैंड की है सिफारिश। और कोटक की ओर से सेल रेटिंग के बाद फिसला लॉरस लैब्स। 8% की तेज गिरावट के साथ बना एफएनओ का टॉप लूजर। कोटक ने कंपनी के रियलाइजेशन पर दबाव बने रहने की जताई है आशंका। नमस्कार, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। और मार्केट में फिर वही कहानी जो हम पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मार्केट को। वीक क्यूज, स्ट्रॉन्ग क्यूज, मार्केट रोज नया हाई बनाता हुआ। सेंसेक्स ने इनफैक्ट चौथा लगातार न्यू हाई बनाया और निफ्टी ने लगातार दूसरे दिन नया हाई बनाया। और हर्षिता, जो मैंने आज कैप्शन दिया है उसको मैंने बोला है इंडिया डीकपल्ड। सबसे क्लियरली एक अच्छा, आज बल्कि सुबह मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कल वाली तेज़ी थी वो शायद आज ना हो, क्योंकि कल तो क्लियरली सिर्फ चाइना एंगल था, आज तो यूएस का एंगल था, लेकिन आज तो कल से भी ज़्यादा बड़ी तेज़ी हो गई। तो ये जो कमज़ोर संकेत है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हालांकि एक वार्निंग मैं ज़रूर दूंगा, अब हम एक पैराबोला फेज़ में हैं और ये पैराबोला फेज़ शायद थोड़ा और बढ़े और अगले हफ्ते तक शायद ये रैली चले। अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी है और उसके बाद गुजरात इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं, तो वो एक इवेंट हो जहां पर शायद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आए। लेकिन क्लियरली सेक्टर रोटेशन अपनी चरम पर। आज देखिए किस तरीके से लीवर एटसेट्रा इन सब में बाइंग हो रही है। और एक चीज़ जो सरप्राइज कर रही है कि इंडेक्स स्ट्रांग है, लेकिन वापस वही कहानी स्टार्ट हो गई है जो मिड कैप्स में अंडर परफॉर्मेंस थी। 2 दिन लगा कि कैचअप हो रहा है, लेकिन वापस अंडर परफॉर्मेंस हो रही है मिड कैप में। वो थोड़ा मेरे लिए एक वरी का साइन है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो इस समय मार्केट में आप सिर्फ लॉन्ग्स ही ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स की तो जबरदस्त धुलाई हो रही है। जी हाँ, शॉर्ट करने का मार्केट है नहीं। यहाँ पर जैसे विजय केडिया ने वो गाना गाया था ना, इंडिया को शॉर्ट करेगा तो गॉड भी नहीं बचाएगा। हाँ, वो वैसी स्थिति उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपका नेगेटिव व्यू भी हो तो भी आप शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि और वैसे भी किसी भी बढ़ती मार्केट को शॉर्ट करना भी नहीं चाहिए। जब मार्केट साइन दे दे कि वो अपने आप रिवर्स कर रहा है तब शॉर्ट करें। ये हीरो बनने में कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। तो देखिए, इसीलिए शायद 18,663 के आसपास इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। डे हाई के करीब ही हम 100 पॉइंट का इजाफा और निफ्टी बैंक में पूरा जोश बनता हुआ दिखाई दिया है। वेरी क्विकली मैं आपको बस हाइलाइट्स बता रही हूँ, फिर ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर आएंगे। मेटल शेयर सबसे ज्यादा भागे आज, एफएमसीजी, और साथ ही साथ एक स्पेस जिसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और पिछले पूरे हफ्ते इसका जिक्र हुआ था, वो इंश्योरेंस कंपनियां। पहले ये पूरी तेजी एचडीएफसी लाइफ के नाम थी, फिर एसबीआई लाइफ में कैचअप देखने को मिला। अब ये आगे बढ़ती हुई और बाकी मिड कैप कंपनियों को भी अपने फिलहाल इस तेजी के रुख में शामिल कर रही हैं। आज भी एसबीआई लाइफ ऊपर है, न्यू इंडिया एश्योरेंस जिसका हम सुबह में भी जिक्र कर रहे थे, आईसीआईसीआई प्रू, ये कुछ अलग अलग आइडियाज हैं जो बाजार ने पकड़ने शुरू किए हैं। तो सवाल यही है कि यहाँ से अब अगला लेवल, ऑफ कोर्स जो भी यहाँ से ऊपर जाएंगे तो तेजी ही बनेगी। अनुज, लेकिन क्या इन लेवल्स पर भी इंडेक्स में वो तेजी की पोजीशन लेनी चाहिए? जैसे आज सुबह में थोड़ा सा संकोच था कि चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन जिस तरह का रुझान और जिन वॉल्यूम्स पर ये तेजी आ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, इस मार्केट में आप जैसे मैंने कहा शॉर्ट तो खैर आप नहीं कर सकते, लेकिन इस मार्केट में अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ यहाँ हिट करेगी ना हर्षिता, तो मार्केट में गिरावट बढ़ जाएगी। ये बात आप समझ लीजिए कि अभी मार्केट ना तो हेज्ड है, ना ये मार्केट शॉर्ट है, और ये मार्केट इतनी ओवरबॉट है इस समय। मैं कुछ वो देख रहा था पैरामीटर्स। एक तो लाइव मार्केट में पुट कॉल रेशियो हो गया 1.48, 1.5 पर मैं थोड़ा कॉशियस हो जाता हूँ कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ इस समय और आप देखकर कहेंगे कि ये क्या हो क्या रहा है। जरा निफ्टी के पुट्स के आंकड़े लेकर आइए। निफ्टी के पुट्स के आंकड़े देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मतलब मैं तो हैरान रह गया था, मैंने इस तरीके का एक्शन नहीं देखा आज तक। देखिए 18,600 के ऊपर हम ट्रेड करने के लिए मानता हूँ। 1.2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी है यहाँ पर। आज कितने शेयर जुड़े हैं? 87 लाख शेयर जुड़े हैं। मतलब आप इमेजिन करिए कि आपने 50 लाख से शुरू किया था और 87 लाख ऐड कर दिए, वो फिर भी ठीक है। आप 18,650 देखिए, 6 लाख से स्टार्ट किया था हमने, आज 43 लाख शेयर्स आज हमने जोड़ दिए, 49 लाख शेयर्स 18,650 पर हो गए।
चलिए एक बार के लिए मैं कहता हूँ चलिए उसके भी हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आप 18,700 देखिए अर्शिता, 18,700 के पुट में ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, 10 लाख से स्टार्ट किया था। मतलब ये तो एक आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप कोई भी लेवल का पुट बेच दीजिए और मार्केट आपको पैसा बना के देगी, ये आपने एक अजम्पशन कर लिया। और ऑब्वियसली आप जितना हायर लेवल का पुट बेचेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम मिलेगा। तो 18,700 की जो पुट बेच रहा है वो क्यों बेच रहा है? देखिए 18,700 की पुट आपने बेची 76 रुपये, अब आज वो 73 रुपये गिरा है। आपने कल अगर बेची होती तो आपके पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया होता। तो आप आज और बेच रहे हैं उसको कि कल शायद ही वापस 76 का 38 हो जाए या 20 हो जाए। तो ये जैसे कहते हैं ना गे अबैंडन, मुझे वो वाली एक वो लग रही है। बैंक निफ्टी के मुकाबले फिर भी थोड़ा सा एक शराफत वाला एक वो दिखा रहा है अपना रवैया। बैंक निफ्टी में ठीक है 43,200, 300 और 400 पर कॉल राइटिंग है और 43,100 और 43,000 पर पुट राइटिंग है। तो बैंक निफ्टी सेफ है। बैंक निफ्टी में देखिए ये आंकड़े हैं 43,200, 300, 400 पर कॉल राइटिंग है और 43,200, 100, 43,000 पर पुट राइटिंग है। आप मतलब ऑलरेडी 43,400 पर नहीं ले गए पुट राइटिंग को। तो ये एक थोड़े से बेटर आंकड़े हैं। निफ्टी मुझे लग रहा है कि थोड़ा पैराबोलिक हो रहा है, लेकिन फिर वही बात है, एक तरफ व्यू एक तरफ मार्केट एक्शन। मार्केट एक्शन तो बहुत क्लियरली आपको दिखा रहा है कि अगर आप लॉन्ग हैं, किसी भी लेवल पे लॉन्ग हैं, तो आप पैसा बना रहे हैं। क्या निफ्टी बैंक को खरीदने का टाइम आ गया है फिर? निफ्टी बैंक भी वैसे खैर हाथ रहा तो पैराबोलिक कि निफ्टी बैंक में मुझे लग रहा है एक खरीदने का मौका आएगा पॉलिसी के बाद। एक अगर वो थोड़ा सा इंडिकेशन मिला कि अब रेट्स का सिलसिला थोड़ा कम हो रहा है या फिर एक वो इवेंट आउट ऑफ द वे हो जाएगा, तो निफ्टी बैंक में मुझे लग रहा है कि एक इशू ये होगा कि अगले मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक वो आरबीआई की पॉलिसी 5 से 7 दिसंबर है मेरे ख्याल से, और उसके बाद फिर वो आने, तो मेरे को लग रहा है 5 तक आप बैंक निफ्टी में रह सकते हैं। उसके बाद थोड़ा वोलेटाइल हो जाएगा, उसके बाद एक फ्रेश मूव, बड़ा मूव जो आना है वो उसके बाद आएगा बैंक निफ्टी में। तो नजरें रहेंगी ऑफ कोर्स आरबीआई का स्टांस कैसे रहता है, जहां पर इस समय रुझान तो यही बनता दिखाई दे रहा है फेड मिनट्स को देखकर कि अमेरिका में जो अग्रेसिव रेट हाइक हो रहा था वो अब थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, चाइना का जिक्र हम कर रहे थे आज सुबह में, CNBC.com पर ये रिपोर्ट आई है। तो पहले तो हांगकांग का बाजार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि अनुज हांगकांग में करीब करीब 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। बहुत बड़ा मूव आया, लगभग 900 पॉइंट ऊपर वो मार्केट। और साथ ही अगर शंघाई का इंडेक्स भी देखे तो वहां पर भी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी, करीब 70 पॉइंट का इजाफा इस समय। CNBC.com ये रिपोर्ट कर रही है कि जो आज की बैठक हुई है ये क्लियरली कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच कर रहे हैं। उसमें कोई ज्यादा स्टांस में बदलाव नहीं है। जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी वैसे वैसे चाइनीज गवर्नमेंट दरअसल कदम उठाती हुई दिखाई देगी। तो कुछ नया निकल कर नहीं आया, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक्सपेक्टेशन था कि शायद एक ईज ऑफ देखने को मिलेगा, जिस तरह से वहां पर डेमोन्स्ट्रेशंस होते हुए दिखाई दे रहे थे। एक चीज उन्होंने और कही है कि जो इनकी बुजुर्ग पॉपुलेशन है उनको और वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। शायद कुछ लोग होंगे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई होगी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ना चाइना को लेके हमेशा एक मतलब देखिए, चाइना में लोगों को खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है उनके देश में, तो हम तो यहाँ बैठकर क्या पता करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ तो लोगों ने 2 ही वैक्सीन लगवाई, बूस्टर भी किसी ने लगाया नहीं वैसे उसके बाद। मतलब मैंने लगाया, आपने नहीं लगाया? मैंने लगवाया। मैंने लगवा लिया। अच्छा, आपने लगवा लिया, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं लगवाया। नहीं, बहुत लोगों ने नहीं लगवाया। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मैं 2-3 दिन पहले भी नीरज जी के साथ भी चर्चा कर रहा था कि ये सिर्फ चाइना में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा है क्या? और जो केसेस आ रहे हैं उसमें 95% एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं अनुज, क्योंकि दूसरे लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। नहीं, वो हो सकता है कि वो भी एक कारण हो। एक कारण ये भी हो सकता है कि ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल हो। जिस तरीके से चाइना में इस समय कितना एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहा है, तो हो सकता है उन्होंने कुछ टारगेट्स आइडेंटिफाई किए और जिनको एक तरीके से क्योंकि वहाँ पर अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको सीधा क्वारंटीन या लॉक इन कर देते हैं। जी हाँ। और एक तो बहुत ही बुरी खबर भी आई थी, वहाँ पर एक बिल्डिंग में एक किसी को लॉक इन किया गया था, उसके बाद बिल्डिंग में आग लग गई थी। हाँ। तो बाहर भी नहीं आ पाए थे। तो मतलब देखिए, चाइना में जो भी आता है उससे थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक मुझे ना, देखिए चाइना में जो भी हो रहा है उससे हमारी मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये कुछ खराब ना हो जाए चाइना में। मतलब ये जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, जो लोगों को थोड़ा डर बैठ रहा है कि कहीं चाइना में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि उसके रेपरकशंस जो हैं वो पूरी दुनिया पर दिखाई देते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली। सो इतनी बड़ी इकॉनमी, इसका बड़ा योगदान रहता है। लेकिन एक और चीज, जो मंडे को आंकड़े गिने गए हैं उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था कोविड इन्फेक्शंस का, तो उस पर शायद वो सरकार काउंट करती हुई दिखाई दे रही है और कोई नए प्रोटेस्ट
नहीं हुए हैं। ये जो भी प्रोटेस्ट हुए थे वो ओवर द वीकेंड ही हुए थे। फिलहाल हमारे मार्केट पर लौटते हैं और ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। तो इस समय लगभग 90 पॉइंट ऊपर निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है बहुत तगड़ी तेजी। आपको याद होगा आज का पहला ट्रेड प्रकाश गाबा ने दिया था HUL। स्टॉक देखिए 2618 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3.5% तक की तेजी यहां पर बनी है। इसके ठीक पीछे डाबर 6.5% तक के गेन्स पर ये ट्रेड कर रहा है। यहां पर एक बड़ा मूव देखने को मिला है। हिंडाल्को ऑफ कोर्स वो चाइना स्टोरी पर हम देख रहे करीब 2% तक की रिलीफ रैली अक्रॉस मेटल्स देखने को मिली है। और AB कैपिटल जहां पर आज हमने देखा है 5% तक के गेन्स, और इसकी चर्चा भी हम कर रहे थे मार्केट खुलने से ठीक पहले ये स्टॉक भागा। जो नहीं चला है उसमें बजाज फिनसर्व है, आपका ABB टाटा कम्युनिकेशंस में करेक्शन, लेकिन लॉरिस लैब अभी भी वायदे का टॉप लूजर बना हुआ है। जो डेवलपमेंट्स निकल कर आई, जो कोटक ने कहा कि स्टॉक आगे बिखरेगा, रियलाइजेशंस इनके दबाव में आते हुए दिखाई देंगे। करीब 8.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। जो अफ्रीकन मार्केट्स में इनकी प्रेजेंस है वो कम होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, जो दबाव डालेगा बिजनेस पर। 8.5% नीचे ये काउंटर। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा तेजी और मंदी के सौदे बनते हुए दिखाई दिए। अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं जो आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति हो इस मार्केट में। फंडामेंटल्स पर विलियम ओनील के मयूरेश जोशी है। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ तैयार हैं प्रकाश गाबा, स्वाति होतकर, श्रीकांत चौहान, गौरव रत्न पारखी और लखनऊ से मानस जायसवाल। 2:20 पर हमारा फोकस रहेगा ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर। नवंबर की बिक्री के आंकड़े आना अब शुरू हो जाएंगे, तो 2:40 पर 4 का चौका भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। ऑफ कोर्स ऑटो सेल्स का जायजा हम लेंगे यतिन से। 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देंगे। FNO का सुपरस्टार प्रकाश गाबा तैयारी कर रहे हैं उसकी। स्वाति होतकर देंगी चार्ट का चमत्कार, तो मयूरेश से लेंगे मिड कैप फंडा। आशु मदान भी आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, JM फाइनेंशियल के मैनेजिंग डायरेक्टर। और कुछ और स्टॉक सेक्टर्स पर तो नजरें बनी ही रहेंगी। तो एक्शन भरपूर इस मार्केट में, और उस एक्शन को अब मैप करना शुरू करते हैं कि जानकार इस समय का ट्रेड क्या दे रहे हैं, क्लोजिंग की तैयारी कैसी हो रही है। आप सभी का स्वागत है। गावा साहब, कांग्रेचुलेशंस। HUL पहला ट्रेड आपने दिया और कमाल के रिटर्न्स बनते हुए इसमें दिखाई दिए हैं। आज का टॉप ट्रेडेड स्टॉक है 3.5% तक की तेजी के साथ निफ्टी में। अब दोपहर के लिए आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? दोपहर के लिए आइडेंटिफाई किया, गुड आफ्टरनून टू यू वर्षदा, वो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल। इसमें मोमेंटम है, पहला टिक। सेकंड टिक है कि ब्रेकआउट मिला है ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे करीब 92 जोन्स पर। अब 94 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 93, ये 96 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। और 96 और 100 में कुछ खास फर्क दूर नहीं है, तो पहला टारगेट रहेगा 96, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टॉप 93। ओके, इनफैक्ट आज तो गाबा जी का प्री मार्केट वाला जो ट्रेड था वो भी टारगेट हिट किया, लुपिन, और उसके बाद लीवर, तो दोनों ही ट्रेड्स ने प्रॉफिट हिट किया। गाबा जी ने स्पेशल कुछ खाया? गाबा जी सुबह सुबह कुछ खाया था क्या? कुछ नहीं खाया, सच बात। चलिए ठीक है, तो देखते हैं अब बाकी स्टॉक्स भी ट्रैक करेंगे। अच्छा, अब मानस को भी जोड़ लेते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। काफ़ी ज़बरदस्त मूव आ रहा है मार्केट में, और निफ्टी इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी को। आप क्या ट्रेड कर रहे हैं इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, बंधन बैंक पे आई थिंक एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। देखिए, बंधन बैंक में डेफिनेटली रिस्की ट्रेड है, क्योंकि हमने बहुत वोलेटिलिटी देखी है स्टॉक में, एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखी है। 345 से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था, 210 के आसपास के लोज बने। पिछले 3 दिनों में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट मूव देखने को मिला है, क्योंकि एक हर्डल था 230 रुपए, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक बंधन बैंक में अब एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। एक स्टिक स्टॉप लॉस रखिए 229 का, लेकिन ऊपर की तरफ 246 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पर आप 240 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 9 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 6 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 15 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो बंधन बैंक पर नजरें, और 5% की तेजी स्टॉक में साफ बनी है। 246 की अब तैयारी कर रहा है काउंटर। अगर आप ऑप्शन में स्टॉक लेना चाह रहे हैं तो 240 का कॉल लेकर चलेंगे, जो समय 9 रुपए पर है। 15 का टारगेट आप ध्यान रखिएगा। तो तगड़ी तेजी बंधन बैंक में साफ देखने को मिली है। स्वाति, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड।
यस, गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। आज के लिए मैं भी बाय कॉल जनरेट करना चाहूंगी कोफोज पे। कोफोज का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है। डेली चार्ट्स में देखें तो काफी महीनों के बाद ये 200 डीएमए के ऊपर वेट प्लेस्ड है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है। तो मुझे लगता है कोफोज में काफी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अपसाइड में, एटलीस्ट हम 4100 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा कोफोज, 3940 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 4100। ओके कोफोज, सुबह भी इसमें एक कॉल आया था, राहुल शर्मा जी की तरफ से कॉल आया था, लेकिन वो स्लाइटली लॉन्गर टर्म के लिए था, 20% वाले मूव्स के लिए, लेकिन इस समय नियर टर्म में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। मयूरेश को भी जोड़ लेते हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। फंडामेंटली आपका स्टॉक पिक आज का? आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षिता जी। तो हमें लगता है आई थिंक टायर स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए। कल सुबह भी अपनी बात हुई थी अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे लगता है आई थिंक अपोलो टायर्स एक अच्छा विकल्प लग रहा है मार्केट्स में इंडिया में। दो चीजें हो रही है फॉर द सेक्टर और द इंडस्ट्री एज अ होल। आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट है अनुज, रबर प्राइसेस हैव कम ऑफ क्वाइट सिग्निफिकेंटली, 2 ईयर्स लो पे है, 145-150 रुपीज पर केजी के आसपास है। मैं सीएट और जेकेटी पे मैनेजमेंट को सुन रहा था टीवी 18 पे आज सुबह। आई थिंक ऑल ऑफ देम वर एक्सप्रेसिंग द सेम ओपिनियन कि इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जो कम हुआ है उसमें मार्जिन को अच्छा खासा सहारा मिलेगा। दूसरा देखिए जो प्रोडक्ट मिक्स है विद इन द टायर इंडस्ट्री इटसेल्फ, आई थिंक कौन से टायर्स के पास ओवरसीज का बहुत एक्सपोजर है, और अपोलो के पास भी आई थिंक 27% यूरोप में जरूर एक्सपोजर है आउट ऑफ इट्स एंटायर रेवेन्यू मिक्स। एशियन मार्केट्स और एशियन रीजन इंक्लूडिंग इंडिया इज ऑलमोस्ट 70-75%, इसलिए आई थिंक 2/3 रेवेन्यू अच्छा खासा प्रोटेक्टेड है। इसमें आई थिंक जो रिप्लेसमेंट मार्केट है अपोलो के लिए खास ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस ऑलमोस्ट 80% रिप्लेसमेंट से आते हैं, और प्रोडक्ट का जो बाइफर्केशन है, ट्रक और बस रेडियल्स एट 45%, पैसेंजर व्हीकल्स लगभग 35% के आसपास, लाइट ट्रक्स ऑफ हाईवेज अराउंड 10-7% रिस्पेक्टिवली। आई थिंक ये अच्छी प्रोडक्ट मिक्स है इन टर्म्स ऑफ एक सिक्लिकलिटी जो होती है कि अगर कुछ रोड़ा हुआ तो दूसरी इंडस्ट्री शायद एक सहारा देती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक नेट डेट के फिगर्स स्टेबल रहे, थोड़े बड़े हैं अराउंड 5500 करोड़, पर मुझे लगता है जितने टेलविंड्स हैं इनपुट कॉस्ट कम होने के कारण 12% तो जिन्होंने मार्जिन पोस्ट की थी ये तिमाही में, वहां पे एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। एंड रिप्लेसमेंट मार्केट विच पुल्ड आउट स्टॉक लाइक अपोलो टायर्स, क्योंकि रिप्लेसमेंट मार्केट काफी तगड़ी है इवन इफ ओईएम प्रोबेबली स्लोज डाउन बोथ इन इंडिया एंड यूरोप। तो आई थिंक अपोलो टायर्स एक अच्छा विकल्प हमें लगता है टायर स्पेस। तो टायर स्पेस, अपोलो टायर कल का टॉप परफॉर्मर और कल का पहला ट्रेड जो हमारे जानकारों ने आपके लिए पकड़ा था। अभी भी मयूरेश को भरोसा है कि आगे तेजी बढ़ती हुई दिखाई देगी। गौरव, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। सो बेसिकली मैंने ऐसा स्टॉक चुना है जो पिछले कुछ हफ्तों से एक सबड्यूड एक्शन दिखा रहा था, लेकिन अब जाके इसमें ट्रैक्शन के स्कोप नजर आ रही है और आने वाले दिनों में इसमें अच्छी खासी अपसाइड नजर आ सकती है। तो वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। अगर इस स्टॉक की हम बात करें तो सितंबर के करेक्शन के बाद एग्जैक्टली जो प्रीवियस रैली था उसका 38.2% रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लिया, वहां से ऊपर आना शुरू किया है, लेकिन अब तक कुछ खास अपसाइड नजर नहीं आई है। इनफैक्ट मोर और लेस पॉजिटिव टू साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा था इस स्टॉक के अंदर, जिसमें अगर हम देखें तो डेली एवरेजेस पे एक बेस बना जा रहा था और अब जाके वो बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है। वो कंसोलिडेशन में से आज जो स्टॉक है उसने ब्रेकआउट दे चुका है। एक डेली चार्ट पे इनसाइड बार पैटर्न था जिसमें से भी आज ब्रेकआउट आया है, और पिछले 1-2 घंटे में जो इंट्राडे डिप आई है वो मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो शॉर्ट टर्म एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2670 का और ऊपर में 2900 के टारगेट रहेंगे। सो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड वाइज सेटअप अवेलेबल है। पिडिलाइट रेडार पर आता हुआ 1% ऊपर और यहाँ पर तेजी का ट्रेड आप लेकर चले। गौरव की राय साफ है, तो तगड़ा एक्शन इधर साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस बीच आप एक खबर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है कि सरकारी कंपनियों को, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, सरकारी कंपनियों को निजी म्यूचुअल फंड में निवेश की छूट मिल सकती है। ये बड़ा फ्लो लेकर आ सकता है दरअसल भारतीय बाजार में उस लिहाज से। स्पेशली हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स ने लगातार आउट परफॉर्म किया ही है एसआईपी के मामले में। अब महानत्र, नवरत्न, मिनी रत्न पीएसयूज को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए छूट मिल सकती है। ज्यादा डिटेल्स हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास है। लक्ष्मण, रिटेल निवेशक तो बड़े पैमाने पर म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाकर अच्छा खासा रिटर्न एंजॉय कर ही रहे हैं। अब ये डिटेल क्या आपके हाथ लगाए कि सरकारी कंपनियों को भी छूट मिलेगी यहाँ पर निवेश करने की?
बिल्कुल। जो सरकारी कंपनियों के कैपिटल मैनेजमेंट देखने वाली कमेटी है, उसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और काफ़ी हद तक सहमति भी बन गई। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, इन 3 कैटेगरी की जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको निजी म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने की छूट दी जा सकती है। इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है और इसकी मांग की गई थी यूटीआई एएमसी की तरफ से, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की तरफ से, एक्सिस बैंक की तरफ से, आईसीआईसी बैंक की तरफ से, कि इससे जुड़ी हुई जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में बदलाव करिए। अब जो प्रस्तावित बदलाव है, जो संभावना है वो ये कि निजी म्यूचुअल फंड में तो आप निवेश करने की छूट दे देंगे, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि ये सिर्फ आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे और म्यूचुअल फंड की जो डेट स्कीम है उसमें आप निवेश कर सकेंगे। और इसमें जिस म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने जा रहे हैं उसका सेबी रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा और सेबी रजिस्टर्ड 2 रेटिंग एजेंसियों से कम हाईएस्ट रेटिंग हो तभी आप उसमें निवेश कर सकते हैं। कैश सरप्लस का 30% उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो इन शर्तों के साथ सरकार निजी म्यूचुअल फंड में भी सरकारी कंपनियों को निवेश करने की छूट दे सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस जानकारी के लिए। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो आपके रेडार पर होनी चाहिए और एक छूट उनको भी मिलेगी कि निजी म्यूचुअल फंड्स में भी वो इन्वेस्ट कर सकें, खासतौर से जो नवरत्न और मिनी रत्ना कंपनीज हैं। ये लोग स्टॉक खरीदेंगे या डेट में पैसा लगाएंगे? बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये, लेकिन एटलीस्ट ये है कि जो एक्स्ट्रा सरप्लस कैश है वो यूज़ होगा। इनको डिविडेंड भी तो देना होता है काफ़ी, वो भी तो एक इशू है ना हर्षिता। तो उसके बाद जितना पैसा बचेगा उसको एटलीस्ट इन्वेस्ट कर सकेंगे, ये भी एक अच्छी चीज़ है मार्केट में। मैं लेकिन इंडिविजुअल मूव्स देख रहा हूँ, ये लीवर का मूव तो क्या मतलब ज़बरदस्त मूव है इसमें। अब इसका मूव लेकर आइए। मुझे याद है हम 3-4 दिन पहले राहुल से भी चर्चा कर रहे थे स्टॉक के बारे में हर्षिता, और क्या मतलब ऑल टाइम हाई से करीब जा रहा है अभी। 2618, 2734 इसका ऑल टाइम हाई था प्रिवेलिंग। मयूरेश, कोई व्यू बन रहा है इस पर, लीवर पर? नहीं, 2 चीजें हो रही है अनुज। आई थिंक उनके जो एनालिस्ट डे मीट के बाद जो एक पॉजिटिव कमेंट्री, जो कॉन्नोटेशंस आए मैनेजमेंट कमेंट्री से, जो इनके आउटलेट्स है 9 मिलियन के ऊपर, तो एक डिजिटल फोरे इन्होंने किया है। और जो मेनी इंडियाज इन इंडिया, इनका जो कॉन्सेप्ट था कई तिमाहियों पहले, आई थिंक दैट हैज स्टार्टेड वर्किंग वंडरफुली वेल, क्योंकि हर एक मार्केट और मार्केट सेगमेंट को विद दैट मार्केट ये सेगमेंट करते हैं विद कस्टमर प्रेफरेंसेस, विद द राइट अमाउंट ऑफ SKU दैट इज प्रोबेबली नीडेड फॉर दैट मार्केट, और परफेक्ट प्राइस पॉइंट पे। तो मुझे लगता है आई थिंक रूरल, सेमी रूरल, अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज को जिन्होंने इस जैसे बाइफरकेशन किया है, जो प्रोडक्ट रीच है आज इनके पास, जो SKU का एक साइज है, रिटेल नेटवर्क जिस तरह से इन्होंने एंट्रेंच किया है, और डिजिटल इनिशिएटिव्स एज वेल, ये सारी चीजें आई थिंक तड़का दे रही है। एट द सेम टाइम आई थिंक फॉर द सेक्टर एज होल इंक्लूडिंग HUL, जो बेनिफिट्स है विद लोअर कमोडिटी प्राइसेस, वो भले पाम ऑयल प्राइसेस आप कहें, मिल्क प्राइसेस कहें, शुगर प्राइसेस कहें, फैटी ऑयल प्राइसेस कहें, ऑल ऑफ दैट हैज कम ऑफ। तो आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन हम मान के रख सकते हैं कि थोड़ी मार्जिन में जो स्टेबिलिटी आएगी, और जो प्राइस हाइक्स ये लेते हैं वो पुल बैक नहीं करते। आई थिंक दे डोंट रिड्यूस प्राइसेस दैट मच एज इनपुट कॉस्ट डिक्रीज। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कैश फ्लोज में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो हाँ, मुझे लगता है आई थिंक पोस्ट कमेंट्री और जैसे मार्केट पोजीशनड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, शायद मोमेंटम HUL जैसे स्टॉक में बढ़ गया। चलिए, अच्छा खबरों का थोड़ा अभाव था तो आज मार्केट ने लैच ऑन किया। जो बड़े ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रहे थे उन पर आपने सुबह देखा होगा, पेटीएम पर एक अच्छा खासा मूव देखा था हमने। उसके बाद लॉरस लैब्स हमने सुबह सुबह हाईलाइट किया था, वहाँ पर एक डाउनग्रेड था कोटक का 9%, वो स्टॉक टूटा था। और अब एक और स्टॉक है जिस पर एक CLSA का अपग्रेड है और वो स्टॉक इस समय सर्च कर रहा है। हम बात कर रहे हैं बंधन बैंक की। तो यतिन के पास चलते हैं। यतिन ने वो रिपोर्ट पढ़ी है, CLSA ने अपग्रेड किया बंधन बैंक को। यतिन, क्या बोल रहे हैं CLSA और क्यों उन्होंने अपग्रेड किया है? देखिए अनुज, कुछ ही मिनटों पहले CLSA ने बंधन बैंक के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज किया है। ऑब्वियसली यहाँ इन्होंने अर्निंग्स थोड़े बहुत ट्रिम किए हैं, लेकिन इन्होंने अब खरीदारी की सलाह इस स्टॉक पे दे दी है 300 रुपए के लक्ष्य के साथ। जी हाँ, ये अपग्रेड आ रहा है रिपोर्ट जिसमें खरीदारी की सलाह है। जो मेन थीसिस है रिपोर्ट का वो ये है कि स्टॉक के वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव हो गए हैं, और यहाँ से क्योंकि स्ट्रीट को कंसर्न था उनके माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को लेके, यहाँ आपको कलेक्शंस और ग्रोथ दोनों ही चीजें इंप्रूवमेंट आपको होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इनफैक्ट अगर हम बंधन बैंक की बात करें तो जो नॉन MFI कारोबार है, यानी जो रिटेल बैंकिंग है, जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग बिजनेस है, क्योंकि अब बंधन एक फुल फ्लेज बैंक हो गया है, हाउसिंग फाइनेंस है, तो ये सब सेगमेंट्स भी अच्छा कर रहे हैं। तो जो नॉन MFI पोर्टफोलियो, यहां से भी आपको अर्निंग्स का टेलविंड मिल रहा है, जिसके कारण अब CLSA को लगता है खरीदारी का समय आ गया है। ऑब्वियसली ये एक स्टॉक है जो एकदम ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। पूरी निफ्टी बैंक का आप स्ट्रक्चर देख लें और बंधन बैंक का देख लें तो एक बड़ा अंडर परफॉर्मर है,
और अब CLSA को लगता है कि टाइम आ गया है कि इस स्टॉक को कैचअप किया जाए। और अगर हम बात करें तो 2 टाइम बुक के नीचे ये स्टॉक चला गया है। एक टाइम बहुत ही अच्छी इसकी बुक वैल्यू रहती थी, तो कहीं ना कहीं अभी CLSA को लगता है कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो चुके हैं और यहाँ से स्टॉक अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। इनफैक्ट इसका 1 साल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि ये स्टॉक हमेशा एक रेंज में रहता था, हमेशा 240 250 के बीच में ये स्टॉक बॉटम करता था और ऊपर करीब 350-400 पे जाके अटकता था। ये देखिए, ये चार्ट है इस स्टॉक का। इस बार के रिजल्ट के बाद आपने देखा होगा इसने 240 ब्रेक किया और उसके बाद काफ़ी इसमें डिक्लाइन आई थी। अब थोड़ी सी इसमें तेज़ी आ रही है। मयूरेश, बंधन बैंक पर आपका कोई इन हाउस व्यू है? यहाँ पर 5.5% ऊपर है, लेकिन सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये बैंक निफ्टी में। मुझे लगता है आई थिंक इट इज ऑल बेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। आई थिंक जो नंबर्स ट्रांसलेट हो रहे थे वो शायद प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहे थे। शायद झांचा ये जा रहा है, भापा ये जा रहा है कि बॉटम हो चुका है इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड नंबर्स व्हेन इट स्पेसिफिकली कम्स टू एसेट क्वालिटी प्रेशर्स। जो इनके रिपोर्टेड PCR है, क्रेडिट कॉस्ट है, कॉस्ट टू इनकम रेशियोज है। अगर आप ये मैप करते हैं विद कंपेरेबल बैंक्स विद इन इट्स पीयर सेगमेंट इटसेल्फ, आई थिंक जो परफॉर्मेंस था वो काफी लैगिंग रहा है। तो मुझे लगता है आई थिंक इट्स श्योरली बेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स जहां पे ये ट्रेड कर रहा है अभी भी। बट ऑन द ओनिल लेंस हमें लगता है आई थिंक RS स्ट्रेंथ, EPS स्ट्रेंथ थोड़ी अभी भी कम दिख रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। शायद एक क्वार्टर के नंबर्स यानी जो दिसंबर तिमाही के नंबर्स में अगर कुछ अच्छा खासा निकल के है स्टैक्ड विद मैनेजमेंट कमेंट्री, यहाँ पे आई थिंक अच्छी खासी तेजी हो सकती है। कंपेरेबल बैंक्स में अनुज आई थिंक इन आवर ओपिनियन ऑफ द ओनिल लेंस आई थिंक वॉच आउट फॉर DCB बैंक। कंपेरेबल इसलिए क्योंकि आई थिंक अगर हम मार्केट साइज देखें और जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी DCB बैंक की, नंबर्स लाजवाब थे। जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स थे, GNPAs, नेट NPAs 3.54, नेट NPAs 1.54, ROAs 0.97, ROEs लगभग 11-12% के आसपास थे। प्रोविजनिंग अच्छी खासी बढ़ी है और उनको लगता है जो उनका कॉस्ट इनकम रेशियो है और क्रेडिट कॉस्ट ये अच्छा खासा कम कर सकते हैं। तो आई थिंक जो लेगेसी इश्यूज दोनों बैंक्स को सराउंड कर रहे थे बंधन और DCB, कहीं ना कहीं आई थिंक DCB इज वॉकिंग द टॉक इन माय ओपिनियन द लास्ट 4 to 5 क्वार्टर्स और सही में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है और एक पिवट लेवल्स की पिवट लेवल्स के ऊपर भी है। तो मुझे लगता है आई थिंक कंपेरेबल बेसिस पे अगर ये टाइप के कॉल लेना ऑन द ओनिल लेंस, शायद DCB एक अच्छा विकल्प। बंधन में तो ऑफ कोर्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही और उस पर एक बुलिश टारगेट भी आ रहा है CLSA की तरफ से, लेकिन लगे हाथ मयूरेश कह रहे हैं कि DCB में भी एक मौका है, उसे मत चूकिएगा। तो बंधन के साथ साथ हम एक और स्टॉक DCB का आपने जिक्र किया, RBL बैंक भी देख लेते हैं क्योंकि उसकी भी चर्चा होती है नॉर्मली जब हम बंधन पर नजर डालते हैं। कल मुझे याद है इस पर एक बाय कॉल आया था। मौजूदा भाव 1.5% ऊपर का 3% तक का ही ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है। स्वाति, RBL में क्या आपको उतनी क्षमता दिख रही है जितनी शायद आज बंधन में लोगों ने आइडेंटिफाई की है? RBL बैंक में ऑलरेडी मोमेंटम में रैली कर चुका है। ये अगर मैं देखूं तो 108-110 से जो उसने मोमेंटम रैली कंटिन्यू किया वो 150 तक चली है। अभी मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है क्योंकि काउंटर ने काफी अच्छी 50 पॉइंट्स के साउंड रैली दे चुका है। तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन अगर हम लोग करें RBL बैंक और बंधन बैंक में, तो बंधन बैंक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, काफी डाउन साइड हम लोग ओवरसोल्ड जोन से हम लोग इसको RSI टर्न अराउंड देख रहे हैं। तो इसमें सेलिंग प्रेशर अभी हमें कम नजर आते हुए नजर आएगा और पुल बैक रैली हमें ज्यादा नजर आएगी। तो मुझे लगता है अगर दोनों में से किसी को एक चूज करना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, मुझे लगता है बंधन बैंक में करंट लेवल पे बाय कॉल ले सकते हैं। इसमें पोटेंशियल है ये वापस 50 and 100 DA में टेस्ट कर सकते हैं विच कम्स टू अराउंड 260 लेवल्स। तो वहां तक हम रैली देख सकते हैं बंधन बैंक में। तो गो फॉर बंधन बैंक विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 225 रुपीस फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 260। बंधन के साथ ही रहना है। 260 का एक नियर टर्म टारगेट, 246 का टारगेट वैसे मानस ने दिया था, 235 पर है। विकल्प आपको खूब मिलेंगे, लेकिन ये स्टॉक है जहां पर 5% से ज्यादा की बढ़त और यहीं पर कंसेंसस तेजी का आता हुआ। याद रखिएगा CLSA ने 300 का टारगेट दिया है आज की इस रिपोर्ट में। चलिए बंधन से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं। जी हाँ, आप समझ गए हैं। 1 दिसंबर से ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे। नवंबर का महीना कैसा रहा, यतन हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे आपको किस तरह के नंबर्स, किस तरह का प्रदर्शन। यतन बताइए, शुरुआत किससे हो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर्स? नहीं, हम ट्रक से शुरू करें। ट्रक से, ठीक है। तो देखिए अर्शदा, हर बार की तरह नवंबर के महीने में सेल्स अच्छी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अर्ली साइंस देख रहे हैं जहां ग्रोथ की थोड़ी बहुत मॉडरेशन दिखाई दे रही है, डिमांड में मॉडरेशन दिखाई दे रही है क्योंकि SUVs की वेटिंग पीरियड नीचे आ रही है और जो एंट्री लेवल की हैचबैक्स हैं या छोटी गाड़ियां हैं वहां डिमांड को लेकर थोड़ा बहुत
दिक्कत आता हुआ नजर पड़ रहा है। ऑब्वियसली अगर हम ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो बिल्कुल फ्लैटिश रहेगा इस टाइम, लेकिन अगर हम एसयूवीज की बात करें तो डिमांड काफ़ी मजबूत है। ऑब्वियसली जिस हिसाब से कंपनियों ने प्राइस हाइक्स लिए हैं उसके बावजूद वेटिंग पीरियड काफ़ी डिसेंट है, कम हुआ है वेटिंग पीरियड लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। लेकिन ओवरऑल बेसिस पे अगर आप होलिस्टिकली देखें तो टू व्हीलर सेगमेंट में भी आपको ग्रीन शूट्स ही दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट मार्केट्स खास करके बजाज ऑटो के लिए थोड़े बहुत फीके हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं ट्रक मेकर्स के साथ, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स। देखिए ये दो कंपनियां कंसिस्टेंटली आपको पिछले 10-15 महीने में अच्छे नंबर्स दिखा रही हैं, और इस महीने की बात करें तो अशोक लेलैंड में आपको लगभग 14,000 यूनिट्स की बिक्री दिखाई देगी, 34% का ग्रोथ, और सिमिलर ग्रोथ ट्रेंड्स आपको टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी दिखाई देगी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंट्रीब्यूशन भी बहुत बढ़िया हो गया है, तो लगभग 73,000 यूनिट्स के ऊपर का बिकवाली का आंकड़ा आपको टाटा मोटर्स में दिखेगा नवंबर महीने के लिए, 18% की ग्रोथ। आते हैं अब फोर व्हीलर्स की तरफ, जहां मारुति सुजुकी आपको 18% की ग्रोथ दिखा सकती है। ऑब्वियसली इस टाइम प्रोडक्शन के आंकड़े अच्छे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज कम होते जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन बूस्ट कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव सेगमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली बेस छोटा है, लेकिन यहाँ आपको 40% की ग्रोथ दिखाई देगी। XUV 700 से लेके स्कॉर्पियो एन, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स धमाका कर रहे हैं बाजार में। और अगर हम ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट सेल्स आपको यहाँ दिखाई देंगे, लगभग 27,000 यूनिट्स के आसपास। अब आते हैं टू व्हीलर्स पे, जहां बजाज ऑटो, रॉयल इनफील्ड सभी के आंकड़े पे नजर रहेगी। खास करके आइशर मोटर्स के रॉयल इनफील्ड की बिक्री लगभग 36% बढ़ने का अनुमान है। पिछले साल सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज ने यहाँ इंपैक्ट किया था प्रोडक्शन, इसीलिए बेस छोटा है। लेकिन अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, टीवीएस मोटर्स की बात करें तो हेल्दी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ होना चाहिए। सिर्फ एक OEM जहां डिक्लाइन हो सकता है वो है बजाज ऑटो, क्योंकि यहाँ हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल बेसिस पे बिक्री थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आई है, लगभग 14% की गिरावट यहाँ आपको होती हुई नजर आएगी। थोड़े एरोज यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन 14% की गिरावट यहाँ सेल्स में आपको दिखाई पड़ेगी। तो ओवरऑल बेसिस पे नंबर्स हेल्दी हैं, खाली बजाज ऑटो क्योंकि नाइजीरिया और श्रीलंका में थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इंटरनल उनके इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण बिकवाली पे असर हुआ है। तो ये फिलहाल आपके लिए बिक्री के आंकड़े, जहां पर ऑफ कोर्स कुछ पिकअप देखने को मिलेगा ही, लेकिन कुछ एबरेशंस भी देखे जा सकते हैं। वेरी क्विकली मयूरेश, अगर आपने बैंक बेट करना हो एक टू व्हीलर और एक फोर व्हीलर कंपनी पर, वो क्या रहेगी, क्या पिक करेंगे आप? तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली आई थिंक विद इन टू व्हीलर्स टीवीएस मोटर्स, हर्षदा जी ने ट्रिमेंडस आउट परफॉर्मेंस दिया है। कमेंट्री भी ठीक ठाक रही है, इनके जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं स्पेसिफिकली ईवी स्पेस में, जो इनकी टीवीएस क्यूब करके नई लॉन्च हो रही है, आई थिंक काफी वेल रिसीव्ड है एज पर मार्केट सोर्सेज। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक मार्जिन परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक रहा है। ऑब्वियसली प्राइस हाइक सारों ने लिए, हीरो मोटोकॉर्प ने कल ही प्राइस हाइक लिया था, बजाज हैज ऑलरेडी टेकन दैट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक टीवीएस मोटर का आउट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से कंटिन्यू हो सकता है। विद इन फोर व्हीलर्स ऑब्वियसली आई थिंक M&M में एक रिट्रेसमेंट जरूर देखने मिली है हमें, तो थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ पिकअप करनी चाहिए टू कम टू द पिवट अगेन। बट अगर हम स्टैक अप करें बिटवीन द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लार्जली बिटवीन मारुति, M&M एंड टाटा मोटर्स, आई थिंक टाटा मोटर की जो ठेकेदार की वजह से दिक्कतें हैं वो शायद पे मार्जिन पे प्ले आउट हो। M&M में भी आई थिंक जो एक पीवी पोर्टफोलियो है, उनकी जो फार्म इक्विपमेंट वाला पोर्टफोलियो और जो सम ऑफ पार्ट्स में इनके बाकी कंपनीज का वैल्यूएशन आता है, ये थोड़ा सहारा देता है ओवरऑल एसोसिएटी की वैल्यूएशन को। So if I have to strictly compare between M&M and Maruti, obviously I think market share gains Maruti expect कर रही है with new launches, but M&M at least from a earnings perspective over the next few quarters थोड़ा बेहतर प्लेस लगता है because of certain diversifications in their portfolio as discussed. थोड़े प्राइस टैग पे लैग हो रहे हैं, बट अगर पिक एंड चूज करना हो थोड़ी प्राइस टैग टाइम, तो मुझे लगता है फोर व्हीलर्स में शायद M&M एक अच्छा। ओके चलिए ठीक है, अभी कुछ देर में हम FMCG स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे। एक बार जरा मार्केट पर नज़र रख लेते हैं। वो जो फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, सुबह उन्होंने उसकी चर्चा की थी कि उसकी वजह से आज शायद बैंक निफ्टी पर एक थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर दबाव आए। वो देखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 19,250 पर इस समय। सुबह मैं सोचा था कि शायद 19,100 से 200 के बीच में घूमेगा, आज ये 19,200 से 300 के बीच में घूम रहा है, तो वो 19,250 के करीब अब कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ से देखते हैं यहाँ पर क्या मूव आता है, क्योंकि 19,300 की कॉल और 19,200 के पुट अब दोनों ही करीब करीब ऑलमोस्ट जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे। तो 3 बजे के बाद इसमें कोई मूव आता है नहीं, ये देखना होगा। लेकिन थोड़ा सा एक पिछले थर्सडे को भी हमने यही एक्शन देखा था, उसके बाद एक रैली आई थी इसमें। उस दिन 19,000 इसका रेट था, आज 19,253 है। पिछले ट्यूसडे की मैं बात कर रहा हूँ, हर ट्यूसडे को आप ऑलमोस्ट इसी तरीके का बिहेवियर
इस इंडेक्स में देखते हैं। अब एक काम करते हैं, सुमित के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये जो एफएमसीजी शेयरों में इतनी ज़ोरदार तेज़ी हो रही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए, डाबर देख लीजिए या कोई भी स्टॉक देख लीजिए, इन सब में क्या चल रहा है, इस पर सुमित के पास चलते हैं। सुमित बताइए। देखिए, आज ये तो सरप्राइज था। वैसे आज सुबह एक नोट इशू हुआ और उस नोट के बाद से इस पूरे स्पेस के अंदर बढ़िया बज़ आते हुए दिखाई पड़ी। खासतौर से एफएमसीजी में आज डाबर सरप्राइज के तौर पे आप देख सकते हैं करीब करीब 8% तक का मूव वहाँ पर है। मैरिको, ब्रिटानिया, HUL, किसी का भी नाम ले लीजिए, सब में तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, मल्टीपल ट्रिगर्स है, इसके आधार पर यहाँ पे मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले तो जो इनपुट कॉस्ट का कम होना है वो एक बढ़िया ट्रिगर बन के आया इस पूरे स्पेस के लिए, और दूसरा इनपुट कॉस्ट का नीचे आने के साथ साथ जो दूसरा अच्छा ट्रिगर बना है उस स्पेस के लिए वो बना है नेस्ले की तरफ से एक जो उन्होंने अपनी गाइडेंस को रिवाइज किया है। नेस्ले ने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस करीब 8 से 8.5% की फिक्स की है। नेस्ले एजी की बात हो रही है, पेरेंट की, और उसकी गाइडेंस का रिवीजन डिमांड साइड पे एक रिवाइवल की बातचीत तो कर ही रहा है, पहला पार्ट। दूसरा, एक नोट IIFL का आज सुबह आया। इस नोट के अंदर ये मेंशन था कि जितनी इनपुट कॉस्ट पिछले 2 तिमाही से परेशान कर रही थी एफएमसीजी कंपनियों को, वो बहुत तेजी से नीचे आई है। और दिवाली के बाद डिमांड तो अच्छी हुई है, लेकिन दिवाली के बाद इनपुट कॉस्ट में एक बहुत तेज गिरावट देखने को मिली है। मिसाल के तौर पे बीते 4 से 6 हफ्तों में कॉटन की कीमतों में 30% की कमी हुई है। ये टेक्सटाइल के लिए ज्यादा रिलेवेंट है एफएमसीजी के कंपैरिजन में। इसके अलावा 15 दिनों में कुकिंग ऑयल की कीमतों में करीब करीब 12% की कमी आते हुए दिखाई पड़ी है। सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में पिछले 15 दिनों में 5% की कमी देखने को मिली है। ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली के तेल में करीब करीब 7% की कमी आई है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है अनियन को लेकर, करीब करीब 50% अनियन के दाम टूट चुके हैं, जिसमें से सोमवार को यानी कल के सत्र में ही अनियन के प्राइसेस में भारी गिरावट लासलगांव मंडी, जो कि सबसे बड़ी मंडी है, उसके अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। और ये कमोडिटी के प्राइसेस का गिरना इनकी इनपुट कॉस्ट के लिए बेटर साइड पर है कि मार्जिन्स बेटर रहेंगे। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि शायद गोइंग फॉरवर्ड इसको फर्दर पास ऑन होते हुए दिखाई पड़े, स्कीम्स दें, पैकेजिंग वापस रिवैम्प कर दें, जितनी पैकेजिंग घटाई थी वो वापस बढ़ा दें, इस तरह कुछ ऑफर भी रहेंगे। तो एक तरफ डिमांड इंटैक्ट, दूसरी तरफ इनपुट कॉस्ट का गिरना, वो इनके मार्जिन्स के लिए बेटर साइड पे सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही क्रूड भी नीचे आ रहा है, तो ढुलाई की कॉस्ट अपने आप नीचे आते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर इनपुट कॉस्ट से रिलेटेड है, ये एक IIFL के नोट ने मेंशन किया है। आपकी स्क्रीन पर वो तमाम कंपनियों के मल्टीपल भी आते हुए दिखाई पड़े, किस तरह से पोजीशनिंग फिलहाल दिखाई पड़ रही है। ऑल्दो सारी कंपनियां 50 के ऊपर ही आमतौर पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ती हैं, तो HUL, डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया, 4 मेजर प्लेयर जो है पर मल्टीपल के लिहाज से करीब करीब आपको 50 से 65 के रेंज में कहीं इनके मल्टीपल कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और नेस्ले सबसे महंगा एफएमसीजी स्टॉक ऑब्वियसली 83 के मल्टीपल पे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। इसके अलावा पतंजलि 55 के मल्टीपल पे, ITC 2 इसका एफएमसीजी का कारोबार छोटा कारोबार है, 24 के मल्टीपल पे ये भी कामकाज कर रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स आज ये भी तेज है, 60% के आसपास का मल्टीपल यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट सेक्टर में और एक अच्छी ग्रोथ आउटलुक की बातचीत, जिसका इंपैक्ट आज देखने को मिला। बढ़िया तेजी पूरे स्पेस में बनी हुई है, बढ़िया तेजी स्पेस में बनी हुई और बहुत ही बढ़िया गेंस देखने को मिल रहे हैं दरअसल इस पैक में। HUL का हम जिक्र कर रहे थे और गावा साहब का ये पिक भी रहा। गावा साहब, एक बार टारगेट्स को बढ़ाने का इरादा है या फिर सुबह के टारगेट्स को इंटैक्ट रखा है? सर आप म्यूट पर हैं। गावा सर, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। सॉरी। वेल, अगर HUL का जो टारगेट है, हाई टाइम फ्रेम का जो बेस है, काफी अच्छा बेस है। टारगेट अब भी वैलिड है 2650 2007, लेकिन उससे वक्त लगेगा। अगर आप ट्रेडर हैं आज और कल के लिए, जब गिफ्ट मिले मार्केट में तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो ले लीजिए। और अपनो फिर भी ऑन है, बैलेंस क्वांटिटी पर अराउंड 2590 या 2600 कोई स्टॉप लगा चले, वैलिड अब भी है ये मूव 2650 के लिए। देखिए, जो सितंबर के लोज के बाद जो रैली आई उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है HUL का। एक बार जरा सितंबर के लोज लेकर आइए HUL के, और मेरे ख्याल से उस समय शायद एक क्रूड भी उसमें काफ़ी ऊपर था, तो एक इनपुट कॉस्ट पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है हिंदुस्तान यूनिलीवर के उस मूव में। अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर को, देखेंगे किस तरीके की तेज़ी हुई है। मेरे ख्याल से जो सितंबर लोज थे वहाँ स्टॉक करीब करीब 2100-2200 तक चला गया था, और वहाँ से इसमें एक ज़बरदस्त रैली आई है। मयूरेश, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? हाँ नहीं, बिल्कुल। आई थिंक 2 चीजें करना चाह रहा था अनुज जी, जस्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट। आई थिंक HUL में की पिवट 2730 है ऑन दी ओनिल लेंस, और हमें लगता है आई थिंक जो एक मिश्रण है HUL के पास, पर्सनल प्रोडक्ट्स हो, चॉकलेट्स हो, कॉन्फेक्शनरीज हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आई थिंक ये थोड़ा जुदा रख सकता है
rather than one segmental hit, which one of the few of these FMCG players can get. दूसरा अनुज जी, मैं जस्ट पॉइंट आउट कर रहा था कि जो सुमित जी का रिसर्च होता है, जो डू नो सेगमेंट वो करते हैं, जो ट्विटर की फीड अभी मैं पढ़ रहा था थोड़े टाइम पहले, बहुत जबरदस्त करते हैं वो। तो आई थिंक उन्होंने जो डाबर की ट्वीट की थी 1 घंटे पहले, इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट 3 करोड़ हजमोला टैबलेट रोज कंज्यूम होती है, 20 लाख ग्लासेस रियल यूज के पिए जाते हैं। तो मैं कहना चाहता था कि सुमित जी को आई थिंक जबरदस्त रिसर्च करते हैं, तो हैट्स ऑफ। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट सुमित को हम पास ऑन कर देंगे, लेकिन क्योंकि आपने डाबर की चर्चा छेड़ दी है, एक और चीज जो अगली बारी सुमित ऐड करेंगे डाबर में, जब इस पर कुछ और डेटा निकालेंगे, तो डाबर जिस तरह से अपने डिजिटल फुटप्रिंट को अब अग्रेसिवली बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि D2C स्पेस को टारगेट करने के लिए कंपनी ने एक बीटा टेस्टिंग शुरू कर दी है इनकी वेबसाइट की, तो वहां से वो अब अपने बिजनेस को और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और कंपनी कह रही है कि डिजिटल फर्स्ट के जरिए वो दरअसल 700 करोड़ तक का रेवेन्यू यहाँ पर एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा, नॉट 700 करोड़, आई बेग योर पार्डन, ये 100 करोड़ तक का रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देगा और उसको स्केल करने का इरादा है। FY23 तक दरअसल ये वेबसाइट आप सब इस्तेमाल कर पाएंगे। इस समय अलग अलग पिन कोड्स में ये सर्विस मिल रही है। अनुज, इसमें FY22 में 6.5% जो रेवेन्यू आया था कंपनी के लिए, वो ई कॉमर्स सेल्स की ओर से आया था, और वहां से अब कंपनी कह रही है आसानी से अगले साल डबल ट्रिपल होने के आसार है। और वो डिजिटल फर्स्ट की स्ट्रैटेजी कई कंपनियां जो अपना रही हैं, उसमें अब डाबर जैसे बड़े प्लेयर्स और काफी पुराने प्लेयर्स आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए वो 52 वीक हाई की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक। एक चीज़ आपने नोटिस की हर्षदा, ये मैं पिछली बार बोलना चाहता था, मैं बोलना रह गया था। इसका जो 52 वीक लो, हाई और लो है ना, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ 52 वीक हाई और लो में 52 वीक हाई और लो की डेट देखिए। इसकी डाबर की 52 वीक हाई की डेट देखिए, 30/11/2021, मतलब 1 साल पहले ऑलमोस्ट। ये 52 वीक हाई ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली बना था उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, कल बहुत ठीक 1 साल होगा। हाँ, एक साल होगा, 1 साल के बाद 52 वीक हाईज की तरफ ये स्टॉक जाएगा। तो इसने इसका मतलब काफी अंडर परफॉर्म किया। इसका एक सिंपल लॉजिक ये, एक जो रीजन था डाबर की जो अभी तक नंबर्स आ रहे थे, उसमें एक स्ट्रीट जो है एक सर्कमस्पेक्ट इसलिए था क्योंकि बेस इफेक्ट जो उसका था, उसको स्ट्रीट इसलिए मान रहा था क्योंकि डाबर के काफ़ी प्रोडक्ट इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स हैं और वो कोविड के टाइम पे काफ़ी यूज़ हुए थे। तो स्ट्रीट उस समय ये मान के चल रहा था कि ये तो इसलिए यूज़ हुए हैं सिर्फ क्योंकि लोगों ने कोविड के टाइम पे वो एक जैसे उनका एक वो ड्रिंक था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ अभी, वो काफ़ी जो इन्होंने काढ़ा टाइप नया काढ़ा टाइप का जो ड्रिंक था वो काफ़ी चला था, जो वो ऐसे कई प्रोडक्ट्स थे इनके। तो इसके लिए एक लग रहा था कि शायद इस वजह से वो चले। तो अगर उस बेस पर भी अगर डाबर डिलीवर कर पाएगा इसके बाद ग्रोथ, तो फिर ये इसके लिए कि जैसा वो 1 साल का चार्ट दिखा रहा है आपको, कुछ नहीं किया स्टॉक ने, 0.88%। तो ये एक और कारण है जिसमें मार्केट की इस समय नजर जा रही है डाबर के ऊपर। श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, डाबर का टाइम आ गया क्या? गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल पूरे एफएमसीजी स्पेस में अगर आप देखें तो काफी अच्छी एक हमने बाइंग देखी है और एक बड़े कंसोलिडेशन का एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जैसे फॉर्मेशन दिखा रहा है उसके बेसिस पे शायद इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन बन रहा है, जिसके नेकलाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है समवेयर क्लोज टू 620, और अगर ये पैटर्न अगर वैलिडेट करता है तो शायद हम एक बार वापस 660 या 670 के लेवल्स पे देख सकते हैं। बट यस, इन द शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक और भी 620 तक तो कम से कम जा सकता है। ओवरऑल अगर एक यहाँ से 6 महीने का अगर व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि सभी एफएमसीजी कंपनीज में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। ओके, तो एक्चुअली वो जो बात कर रहे थे ना, मैं अभी एक्चुअली सुमित का वो रिसर्च देख रहा था वापस। वो एक्चुअली वो हमारा डिजिटल ओनली वो लिंक है, तो अगर आपको ऐसे लिंक्स देखने तो वो आप ट्विटर पे फॉलो करिए तो आपको दिखाई देंगे। तो 3.1 करोड़ गोली रोज हाजमोला की खाई जाती हैं, इसका मतलब हर सेकंड में 360 गोलियां। मतलब ये एक ये भी बताता है कि हमारा थोड़ा सा देश जो है थोड़ा अनहेल्दी भी है और थोड़ा हेल्दी होने की भी जरूरत है हर्षदा। लेकिन मतलब एक कंपनी के क्लियरली एक हाजमोला की खासियत है, एक बार खाओ तो यू कांट स्टॉप एट वन। हाँ, मतलब वो भी है, 2-3 उसके बाद लगाने और उन्होंने वेरिएशन भी काफी निकाले थे उसके बाद। वो इमली और आम वो जो फ्लेवर्स आए थे, तो हमारे सारे गेस्ट हंस रहे हैं। तो जरा एक बार मयूरेश, लग रहा है आपका काफी पुराना कनेक्शन रहा है इससे, जो टैबलेट्स है इनसे।
सर टैबलेट से नहीं, च्यवनप्राश से जरूर चलिए, प्लेइंग सेफ। मानस, कोई फेवरेट प्रोडक्ट डाबर का? बिल्कुल, जैसा अभी च्यवनप्राश की बात हुई तो वो मेरा डेफिनेटली फेवरेट है। और स्पेशली जब आप नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो जो विंटर्स के सीजन होते हैं तो अक्टूबर के आसपास से च्यवनप्राश बहुत यूज होने लगता है। मेरे घर में भी बहुत यूज होता है च्यवनप्राश, और ये फरवरी तक तो 3-4 मंथ के लिए च्यवनप्राश सब लोग लेते हैं। तो हमारे घर पे ये होता था, इनवॉलंटरीली आपको डाबर खाना पड़ता था और अच्छा। वॉलंटरीली फिर आप हाजमोला की तरफ भागते थे अगर आपको प्रेफरेंस मिलता। मैं एक बात बताऊं, लेकिन देखिए, और बचपन से मतलब लोग एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन हाजमोला काफी फेमस एक प्रोडक्ट रहा है डाबर का। मतलब उसमें क्या है, उसमें कोई वो गलत बात नहीं है, लेकिन यमीएस्ट एकदम बिल्कुल। और खैर, ये तो होगी डाबर की बात। और 6% ऊपर है ऑब्वियसली स्टॉक, तो हम उसकी थोड़ी सी चर्चा कर भी रहे थे। अच्छा, मार्केट कूल ऑफ हो रहा है हर्षिता, एक बार जरा मार्केट लेकर आइए। निफ्टी इस समय 62 पॉइंट ऊपर रह गया, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर जो आ रहा है वो आ रहा है बैंक निफ्टी पर। और ये पूरा का पूरा जो गेम ऑफ ट्यूसडे का है वो फाइनेंशियल निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है उसकी वजह से आ रहा है। इनफैक्ट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी एक बार लेकर आइए। अब वो देखिए 19,223 के करीब जा रहा है। सुबह ऐसा लग रहा था 19,300 क्रॉस करेगा, लेकिन अब वो 19,222-25 के करीब आ रहा है। 19,200 की पुट लेकर आइए, इसकी अगर अभी फायर हो सकती है तो नहीं होगी तो हम 5 मिनट बाद इसको रिविजिट कर लेंगे। खैर, लेकिन जो पॉइंट मैं अब रिट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्यूसडे को यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस में एक ट्रेडिंग होती है। इनफैक्ट ट्यूसडे को सबसे ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग फाइनेंशियल निफ्टी में होती है। तो देखिए कितना ओपन इंटरेस्ट इसमें बिल्डअप हुआ है, करीब करीब 81.48 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं, जो कि 753% है। ये सिर्फ ट्यूसडे फिनोमिनन है, ये इतना ओपन इंटरेस्ट बढ़ना ऐड नहीं होगा। मतलब स्टार्ट कहाँ है और कहाँ पे, और उसका प्रीमियम देखिए आप, 43 रुपये वाला प्रीमियम सिर्फ रह गया 6 रुपये। बेसिकली ये सारा का सारा प्रीमियम ईटिंग का गेम है। एक बार लेकर आइए इसी तरीके से 19,300 की कॉल, और अब 19,300 की कॉल जब हमने शो स्टार्ट किया तो करीब करीब 16 या 17 रुपये थी, वो जीरो हो गई है। हुआ क्या है कि अब यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में अब एसटीटी प्रीमियम पे लगता है और कॉस्ट कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आप स्पेशली अगर आप जीरो कॉस्ट जो ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये 11 रुपये का भी अगर 1 रुपया हुआ तो जो आपने 10 रुपये कमाए ये भी काफ़ी है इसमें। मतलब तो इसके लिए ये काफ़ी प्रोडक्ट है जिसमें काफ़ी वॉल्यूम है। देखिए 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है यहाँ पर, और 520% तो आज ही ऐड हुआ है इसमें। मतलब सारा का सारा ओपन इंटरेस्ट आज का ही है। ये एक सिर्फ है जो एक ट्यूसडे को एक्टिवेट हो जाती है स्ट्राइक, ये इंडेक्स, और इसमें HDFC और HDFC बैंक दोनों का इम्पैक्ट है। ऑब्वियसली कोटक है और ICICI बैंक है। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा सा डिक्लाइन है, ज़्यादा ही डिक्लाइन बढ़ रहा है। अभी करीब करीब 1/3% नीचे मिड कैप इंडेक्स इस समय 116 पॉइंट नीचे है। अब किरित पारिक कमेटी के प्लान को एक काम करते हैं, उसको रिविजिट करते हैं। हर्षिता, मेरे ख्याल से वो जो इंटरव्यू किया था हमारे करस्पॉन्डेंट आलोक ने। जी हाँ, दरअसल किरित पारिक की रिपोर्ट तैयार है। इन्होंने आज से एक और बैठक की, कुछ और लोगों से सिफारिशें मांगी। इसका अंतिम रूप सामने जल्द ही निकल कर आएगा। आलोक प्रियदर्शी ने इनफैक्ट खुद इस कमेटी के अध्यक्ष किरित पारिक से बात की, देखिए। डोमेस्टिक नेचुरल गैस पर जो किरिट पारिक कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज कर दिया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किरिट सर खुद। सर, जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस का प्राइसिंग को लेकर इशू था उस पर आपने रिपोर्ट बनाई थी, उसका आज बैठक थी, बैठक में क्या हुआ सर? आज हमने वो अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी के साथ बात किया, उन्होंने अपनी राय बताई, और जो उनका सजेशंस था वो हमने बुलाया कि आप हमको 4 बजे तक भेज दीजिए, तो हम इसको इनकॉर्पोरेट करके, सम ऑफ देम विल इनकॉर्पोरेट, अदर्स वी मे नॉट बी एबल टू, वो करके हम कल रिपोर्ट को फाइनलाइज करके सेक्रेटरी को सबमिट करने वाले हैं। तो 30 आवर कमिटीज लिमिट वाज अप टू एंड ऑफ नवंबर, सो इस हम ठीक इसके वक्त पर देंगे। सर, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो आपकी रिपोर्ट होगी उससे जो यूज़र्स हैं उनको राहत मिलेगी, या जिस तरह से राहत की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं तमाम लोग? हमने जो रिपोर्ट बनाया है इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स था। एक तो है कि सरकार का गैस का कंट्रीब्यूशन 15% हुए एनर्जी में बाय 2030, एक था। इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए इट इज़ नेसेसरी टू अट्रैक्ट पीपल, को डोमेस्टिक गैस को उनका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। टुडे वी आर इम्पोर्टिंग सब 50% गैस हम इंपोर्ट कर रहे हैं।
इसीलिए हमने इसके लिए भी कुछ कदम सजेशंस दिए हैं। दूसरी बात है कि कंज्यूमर्स शुड हैव नॉट अफोर्डेबल बट फेयर प्राइस। जी। तो हमने कंज्यूमर्स को फेयर प्राइस मिले वो भी दिखाया। और तीसरी बात है कि इसकी विपरीत असर सरकारी बजट पर ना होनी चाहिए। जी, जी। ये तीनों को ध्यान में रख के हमने एक रिपोर्ट बनाया है। जी। हमको लगता है कि सब बैलेंस्ड है। कोई भी रिपोर्ट जो सभी को पसंद आता है तो दैट इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। If everybody comments on it, then you feel that you have got a balanced report. सर उसमें जो फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस का एक प्रॉब्लम थी सर, वो थोड़ा समझा दीजिए सर। सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस क्या क्या रखा था आपने सर? नहीं, ऐसी बात है कि APM का एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म का जो गैस है, जो ONGC और OIL बनाते हैं अपने एलोकेटेड फील्ड में से, इसके पर सरकार कंट्रोल करती है प्राइस का। तो हमने कहा कि प्राइस कैसे होनी फिक्स करनी चाहिए। इसके लिए हमने एक लोअर प्राइस बताई और एक अपर बताई। लोअर प्राइस तो ये कहती है कि जो सरकार OPM, OIL एंड ONGC का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो कवर करना चाहिए। इसके लिए एक फ्लोर प्राइस दिया है। और अपर प्राइस हमने इसलिए लिया है कि वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द मार्केट एज इट इज़, एंड सो इट इसलिए कुछ अपर प्राइस के लिए भी हमने क्या है सर अपर प्राइस क्या है सर? नहीं, ये बताएं। चलिए, ये थे किरीट पारिक का। अच्छा, आगे बढ़े इससे पहले एक बार डिलीवरी का स्टॉक प्राइस लेकर आइए क्या। अच्छा देखिए, ये एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, पिछले कई दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि ये जो जितनी भी ये डिजिटल या न्यू एज कंपनीज थी, इन सब में लोअर लेवल से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। डिलीवरी का चार्ट देखिए, इंटरडे का चार्ट, क्या ज़बरदस्त शार्प मूव इस समय स्टॉक में आता हुआ, करीब करीब 4% ऊपर इस समय। श्रीकांत चौहान को भी जोड़ लेते हैं, वो भी कुछ फ्रेश कॉल्स देंगे इस समय। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड बताइए इस समय की। बिल्कुल, तो देखिए मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में जहाँ पे एक 18,600 के लेवल्स को मार्केट ने काफी कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ एक रियल एस्टेट कंपनीज में कुछ एक्शन बन सकती है। और अगर इस लेवल पे अगर कुछ एक स्टॉक्स को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एक तो DLF है जिसे लॉन्ग करके चल सकते हैं, जो अराउंड 394 395 के करीब ट्रेड कर रहा है। शोभा डेवलपर्स या प्रेस्टीज एस्टेट लीजिए या ओबेरॉय रियल्टी लीजिए, सभी में कुछ ना कुछ एक्शन दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर एक स्टॉक परफॉर्म कर सकता है तो वो लगता है DLF है। तो करंट लेवल से 395 के करीब DLF को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे अराउंड 388 के करीब का, और टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 410 से लेकर 420 रुपए के। तो करंट लेवल से DLF लॉन्ग करके चलिए। DLF 410 420 के टारगेट के लिए एक साफ मौका आपको दिख रहा है। चलिए, अब आशु मदान को भी जोड़ेंगे, लेकिन फटाफट चार का चौका की बारी है, वो भी ट्रेड्स आपके सामने पेश कर देते हैं। मानस, सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए ICICI प्रूडेंशियल पे मेरा ध्यान है। और ICICI प्रूडेंशियल में अगर आप देखिए तो बहुत समय बाद हमें इस तरह का रिवर्सल देखने को मिला, लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। स्टॉक हमें 20 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और मेरा समझना है कि यहाँ पर करीब 30-40 रुपए का अप मूव देखने को मिल सकता है। तो ICICI प्रू का 480 का कॉल ऑप्शन लेंगे, 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 20 रुपए के टारगेट के लिए। iPro का 480 का कॉल ऑप्शन लेने की तैयारी करिए। और ये समय सस्ता ऑप्शन FNO सुपरस्टार के लिए गाबा जी के पास चलते हैं। गाबा जी बताइए। वेल, स्टॉक जो मैंने चुना है FNO सुपरस्टार के लिए वो है ट्रेंड। अब ट्रेड कर रहा है 1467। इसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है, अपमूव मिल रहा है, लिंगरिंग अपमूव है और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 1456 के आसपास फ्यूचर्स पे। मेरा लगता है इसका टारगेट करीब 1500 है, वहां तक जा सकता है 1-2 दिनों में। स्टॉप होगा 1460 ट्रेंड। 1460 के लिए मौका। स्टॉप लॉस सर, टारगेट मैं मिस कर गई, 1500 कहा आपने? जी हाँ, बिल्कुल 1500 की तरफ जा रहा है, मतलब वहां ऑन द स्पॉट ये कहीं पर भी आप निकाल सकते हैं पैसा मुनाफे में। लेकिन यस, 1500 पॉसिबल है ट्रेंड में। स्टॉप होना चाहिए 1460 का। 1460 का स्टॉप लॉस, ठीक है, नोटेड। 1500 का टारगेट, यह है गाबा साहब का FNO सुपरस्टार। स्वाति, चार्ट का चमत्कार। मैं एक बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि है दीपक एनटीआर। दीपक एनटीआर पे हम देख रहे थे कि 200 DMA का काफी सस्टेन हो रहा है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, एंड आज उसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे चुका है, जिस हिसाब से हम लोग ने देखा था कि फ्यू ट्रेडिंग सेशंस बैक ऑलमोस्ट 10th नवंबर को हम लोग ने एक गैप डाउन देखा था, वो गैप के अंदर चल गया। आई बिलीव इसमें पोटेंशियल वो प्रोबेबली गैप फील हो सकता है, तो हमें एक पुल बैक रैली नजर आएगी जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 2260 के आसपास।
तो करंट लेवल पे दीपक इंडियन बाय कीजिएगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 2120 फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2260। ओके, तो दीपक नाइट्राइट में एक बाय कॉल इनिशिएट होती हुई और स्टॉक इस समय करीब करीब 40 रुपये ऊपर। मिड कैप फंडा ले लेते हैं मयूरेश से। मयूरेश, क्या चूज़ किया आपने? तो आई थिंक कोई नया एडिशन नहीं है ऑन द एमएसआई रिसर्च पार्ट। तो आई थिंक कल का ही स्टॉक है, परसों का ही स्टॉक रिपीट करूंगा, हेल्थ केयर ग्लोबल। हमें लगता है आई थिंक जो सेगमेंट में है ऑन्कोलॉजी, कैंसर केयर, ये बहुत डिफरेंशिएटेड सेगमेंट है और इसमें मार्केट लीडरशिप है हेल्थ केयर ग्लोबल की। रन 22 सेंटर्स और ऑलमोस्ट 14-15 सेंटर्स में मार्केट लीडरशिप है इनकी। स्पेसिफिकली जो नॉन मेट्रो सिटीज है, यहाँ पे जो इंसिडेंस ऑफ केसेस है ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स और जो अभी भी ट्रैक रिकॉर्ड जो चल रहा है, वहां पे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ सकती है। हेल्थ केयर ग्लोबल हैज अ लीडरशिप पोजीशन 13 आउट ऑफ 15 नॉन मेट्रो सेक्टर्स दैट दे ऑपरेट आउट ऑफ। डेट इक्विटी 0.8 टाइम्स पे रहने की उम्मीद है। जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है एग्जिस्टिंग सेंटर्स के लिए, वहां पे एक अच्छा इजाफा देखने मिला है। जो नए इमर्जिंग सेंटर्स आ रहे हैं वो एबिट पे अच्छा कंट्रीब्यूट करने लगे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज दे मैच्योर इवन फर्दर। कंसोलिडेटेड बेसिस पे बोथ एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड में इजाफा एज वेल एज कंसोलिडेटेड आरओसीज में एक 18 से 20% की जिनकी टारगेट है, ये शायद हासिल कर लें। तो हमें लगता है कि हेल्थ केयर ग्लोबल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वी कैरी स्टॉप लॉसेस अनुज जी एट मार्केट्स पे इंडिया, तो स्टॉप लॉस 290 पे। ओके, चलिए हेल्थ केयर ग्लोबल इस पर नज़र रखिए। ये है आज का मिड कैप फंडा। तो ये 4 की 4 ट्रेड्स जो आपके सामने रखी गई आज के लिए। स्वाति जी की कॉल थी दीपक नाइट्राइट पर, मयूरेश ने हेल्थ केयर ग्लोबल चुना था। ICICI प्रूडेंशियल की 480 की कॉल सजेस्ट की गई थी आपको ऑप्शंस में। और अगला स्टॉक आएगा आपके सामने, ये जो मानस ने किया था, और ट्रेंड जो फ्यूचर्स में गाबा जी ने सजेस्ट किया था। अब एक काम करते हैं, एक बार जरा इंडिया विक्स लेकर आइए, मैं बताता हूँ मैं उसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ। इंडिया विक्स इस समय करीब करीब 7% ऊपर है ऑन ए डे वन मार्केट इज़ अप, और काफ़ी पैराबोलिक मूव हमने देखा है। लेकिन ये लास्ट के 3-4 मिनट का चार्ट देखिए हर्षता, ये इंडिया विक्स का ये थोड़ा डेटा मुझे गलत लग रहा है। यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर जो रेट है वो है करीब, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत है डेटा, 1452 का रेट है और करीब करीब 7% का जंप है एक्चुअली। अच्छा सॉरी, अभी वो थोड़ा सा एक काफ़ी इंटरडे में वॉलेटिलिटी है, हाई लगा के एकदम से ज़बरदस्त नीचे भी आया है, तो वो सही था। अभी रिफ्रेश किया मैंने स्क्रीन पर, लेकिन 13.56 की इंडिया विक्स वो वापस ले आइए। 13.5 ये जो देखिए ऊपर जाके एकदम से नीचे आया, ये एकदम से कुछ यहाँ पर हुआ ये इंडिया विक्स में, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन एकदम से 14 पॉइंट समथिंग पे गया और वहाँ से एकदम से नीचे गिरा। तो मैं हैरान था कि ये हुआ क्यों इंडिया विक्स में ऐसा। लेकिन एक काम करते हैं, आशु मदान को जोड़ लेते हैं, वो काफ़ी ट्रैक करते हैं इस डेटा को, वो JM फाइनेंशियल से हैं। आशु जी गुड आफ्टरनून। पिछले थर्सडे को मैं कह रहा था कि ऑप्शन राइटर्स की ऐसी पिटाई हुई कि वो शायद अगले 3 महीने तक ऑप्शन राइट करने आएंगे नहीं, लेकिन वापस ऑप्शन राइटिंग ज़बरदस्त हो रही है। तो वो तो खैर एक सिस्टम में रहने वाला है, लेकिन अब आप इस समय मार्केट को कैसे देख रहे हैं, और जो इस समय न्यू हाई पर हम चल रहे हैं वहाँ पर थोड़ा कॉशन रखना चाहिए या फिर लॉन्ग के ही सौदे बनाएं? अनुज, पहले तो मैं आपका वो आंसर करूंगा कि वंस एन ऑप्शन राइटर इज ऑलवेज एन ऑप्शन राइटर। 3 महीने कोई वेट नहीं करता, मैक्सिमम 1 हफ्ता वेट करते हैं, वो भी नहीं करते क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ गेम एंड दे टोटली अंडरस्टैंड एंड दे टेक इट इन स्ट्राइड। तो अनुज, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी आपने विक्स का बहुत अच्छा देखा, ऐसे लग रहा है विक्स में फ्री ट्रेड हुआ, बट मुझे कहीं ना कहीं एक कॉशन स्टैंड इसलिए लेना है कि अनुज मुझे मार्केट बहुत अच्छी लग रही है, सब जगह स्टॉक्स की बाय कॉल है, कोई शॉर्ट स्टॉक शॉर्ट नहीं लग रहा है, हेडविंड्स कहीं नहीं दिख रही हैं, ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है इंडिया, ब्रॉड बेस्ड रैली हो रही है, मिड कैप के ऊपर स्पिल हो रही है। तो ये सारी चीजें अनुज जो इतना सारा कंफर्ट दे रही है ना, मतलब अक्रॉस, यही एक टाइम होता है कि जो कहीं ना कहीं इस कंफर्ट से थोड़ा अनकंफर्ट, मतलब डिस्कंफर्ट ड्रॉ होता है। So I'm not saying that I am bearish on the market, but definitely if you ask me, the prudent call is to ignore right now वो FOMO में नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, मतलब यही एक ऐसा टाइम होता है जो स्मार्ट मनी है। अनुज, if you are a smart money, when will you exit and when will you distribute? When will you book profit? This is the right time across the board. There is absolutely the only thing जो हमारे मार्केट के फेवर में है कि हम जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पिछले कुछ महीनों के कंपैरेटिव में जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो बहुत ही कम चल रहा है। दैट इज द रीजन कि हम नेगेटिव ग्लोबल मार्केट्स पे भी रिएक्ट नहीं कर रहे, हम बाकी किसी नेगेटिव न्यूज पे भी रिएक्ट नहीं कर रहे, और हम सोचते हैं कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, सब कुछ इट्स ऑल प्राइस्ड इन, इट्स ऑल प्राइस्ड इन बिकॉज ऑफ द पोजीशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। सो आई थिंक आई वुड से, बट अगर यही चीज ऐसे प्राइस इन रहेगी तो क्या ऐसे ही चलते चलते हम 19,000 कर देंगे इसको, और ऐसे ही चलते चलते 45,000 कर देंगे? So I think that dip is very, very important and necessary.
it may not come. I mean, I have all the right to go wrong, but the prudence says कि ये एक ऐसा टाइम है अनुज के प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस विक्स पे। ऑप्शन राइटर का ही गेम है। अब जैसे आपने बोला कि पिछले हफ्ते वो ऑप्शन राइटर नहीं आएगा, इस हफ्ते मैं देख रहा हूँ कि जो पुट राइटर है उसको, मतलब जहां पे भी एक सेफ ट्रेड आता है ना, मींस के किसी से पूछो कि राइटिंग कहाँ करनी है, पुट्स बेच दो। मतलब कोई नीचे की बैंक निफ्टी की पुट बिकवा रहा है, कोई निफ्टी की पुट बिकवा रहा है। सो दिस टाइम द कंफर्ट इज बीइंग ड्रॉन इन सेलिंग पुट्स व्हिच वाज लास्ट टाइम आउट ऑफ कॉल्स के इससे ऊपर क्या जाएगा, बहुत हो गया। और आपने देखा 5 रुपए वाली कॉल 100 रुपए हुई। तो ये गेम जो है सारी की सारी अब थर्सडे के लिए फिर पकड़ी है मार्केट। और मुझे लगता है कि आई डोंट नो व्हाटएवर रीजन, कुछ भी रीजन हो, मैं ये नहीं, मतलब देयर इज अ प्रूडेंट कॉल कि मैं तो मंथ एंड की पुट्स के लिए भी इस फिक्स पे हमने एक स्प्रेड बनाया है, जो आप कहेंगे मैं आपसे शेयर करूंगा, दैट व्हाट आर वी शेयरिंग विद द क्लाइंट। बट अदरवाइज इफ यू आस्क मी ओवरऑल, आई वुड बी प्रूडेंट कि इस लेवल पे मुझे नया लेन नहीं करना, और मैं चाहूंगा कि मैं अपने प्रॉफिट बुक कर लूं। दैट इज द कॉल। आई मीन दिस इज द शेयर आउट ऑफ डिसिप्लिन। आई वांट टू इग्नोर द वॉइसेस फॉर सम टाइम एंड स्टिक टू दैट आई शुड हैव अ लिक्विडिटी इन हैंड। और मुझे कोई डिप भी बहुत बड़ा नहीं, कोई 1500 पॉइंट का फॉल नहीं आ रहा बैंक निफ्टी में, कोई 600 पॉइंट का निफ्टी में फॉल नहीं आ रहा, बट यस 200-300 पॉइंट फॉल इन निफ्टी और मे बी 400 पॉइंट 500 पॉइंट फॉल इन बैंक निफ्टी इज सफिशिएंट। वो मेरे को जिटरी भी कर सकता है इस लेवल पे, क्योंकि मुझे लगेगा क्या मैंने ऊपर तो नहीं ले लिया, क्या ऑल टाइम हाई पे तो नहीं ले लिया, मेरा सौदा कटेगा। मुझे हाथ खाली रखना है कि अगर ऐसा कुछ पोजीशन आए तो मैं दोबारा लेने वाला बनूं। तो दिस इज जस्ट आउट ऑफ डिसिप्लिन दैट मुझे इस तरह का ट्रेड करना है इस वक्त। आशु, ये बताइए कितना दिल पर पत्थर रखा है जब आप कह रहे हैं कि यहाँ से डिप आना चाहिए, या फिर आप सिर्फ उस डिसिप्लिन ट्रेडर से ही बात कर रहे हैं? कभी कभी हर्षदा बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, ऐसे लगता है ना कि इससे ज्यादा क्या हम लॉ ऑफ एवरेजेस की बात करने लग जाते हैं कि कभी तो सचिन तेंदुलकर आउट होगा या इस मैच में तो विराट कोहली रन नहीं बनाएगा। कभी कभी ऐसा सिंड्रोम भी आता है, बट आई थिंक ऐसा नहीं, क्योंकि जिस तरह से सेक्टोरल रोटेशन हो रही है हर्षदा, उससे क्लियर कट लग रहा है कि मतलब एक ऐसा टाइम आ रहा है कि इंडेक्स को तो मैनेज किया जा रहा है, और राइटफुली किया जा रहा है, क्योंकि इंडेक्स में ऑन द ग्राउंड लोग शॉर्ट है। मतलब द बिगेस्ट सेवियर फॉर द इंडेक्स इज कि जिस जनता की हम बात करते हैं, जो रिटेल है, जो छोटा छोटा ट्रेड करता है, वो नेट में मतलब इंडेक्स में शॉर्ट है। सो दैट इज हेल्पिंग द कॉज। लेकिन कहीं ना कहीं हर्षदा, चाहे वो लॉस की वजह से, चाहे वो लॉस के डर की वजह से, या एक बियॉन्ड अ पॉइंट लगता है कि नहीं यार ये तो मैं गलत कर चुका हूं, अब तो मार्केट तेज है, जहां पे भी वो कवरिंग हो गई या वो ट्रेड खत्म हो गया, तो आई थिंक स्मार्ट मनी कैन यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी और उसका डिप लगता है। तो आई थिंक डिसिप्लिन ये कहता है हर्षदा, होता तो है बार बार, और डिसिप्लिन हमारे को कभी नुकसान नहीं देता है। हम चढ़ने को फिर चढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इन भावों पे अगर कुछ नहीं लेंगे या थोड़ा सा रुक के साइड बैठ जाएंगे। बट दैट पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने और मैंने सुबह शाम मार्केट में रहना है, सुबह शाम कमेंट्री देनी है, हर वक्त कुछ ना कुछ लगना है, स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, तो आई थिंक उस लगने को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। हर्षदा, मैंने ना एक बार एक वीडियो शेयर किया था, वो जो फनी वाले वीडियोस होते हैं ना, उसमें एक वीडियो था, वो कुछ ट्रेडर्स की लास्ट जो हालत हुई थी कि वो बोलते ना कि मैं भंडारे के लिए मंदिर गया था, तो अंदर गया तो हलवा खत्म, बाहर आया तो चप्पल गायब। तो इस समय मार्केट में हो क्या रहा है, कई लोग मिड कैप में पोर्टफोलियो बना रहे हैं और वो हेज करने के लिए निफ्टी शॉर्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ तो मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वैसे ही उन्हें चल रहा है, और दूसरी तरफ आपने सोचा कि कहीं मार्केट का रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने निफ्टी शॉर्ट कर दिया, तो निफ्टी चल रहा है ऊपर, तो दोनों तरफ आपका लॉस हो रहा है। इसके लिए एक सिंपल एडवाइस होती है कि अपना जो भी पोर्टफोलियो बनाए, प्लीज़ उसको निफ्टी से ना हेज करें, वो गलती कभी ना करें। अच्छा, तो आशु, फिर एक काम करते हैं, एक दो ट्रेड्स बता दीजिए फिर स्प्रेड्स के थ्रू जो आप इस समय प्ले कर रहे हैं। देखिए अनुज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि मैं पहले अपडेट देना चाहता हूं कि लास्ट हमने 3 ट्रेड शेयर किए थे। एक कॉनकोर का बुल स्प्रेड है, एक यूपीएल का बुल स्प्रेड है, और एक डेल्टा का बुल स्प्रेड है। तीनों स्टॉक्स में बिल्कुल बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है स्प्रेड के थ्रू। ये जो मैंने बोला कि अगर 200 पॉइंट की निफ्टी की करेक्शन भी आती है, बैंक निफ्टी में आती है, स्टॉक्स में कोई डरने की बात नहीं है। और जो स्प्रेड्स है हमारे इतने स्वीट स्पॉट में है कि मुझे किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। अब अनुज, मेरे पास 2 स्प्रेड्स है, एक निफ्टी का है, वो मंथ एंड बियर स्प्रेड है, और एक स्टॉक का है जो कि बुल स्प्रेड है। तो मैं पहले स्टॉक का स्प्रेड शेयर करता हूँ। अनुज, एक और स्टॉक है जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कुछ दिनों से, और एक हमने इसमें मूव अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई भी की, लास्ट 1.5-2 महीने में इसमें पैसे भी बनाए हैं, और अभी एक अच्छी कंसोलिडेशन ऊपर के लेवल पे ही मुझे लगता है कि पूरी हो गई है, और वो स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। सो अंबुजा सीमेंट को लॉन्ग करना है, लेकिन ट्रेड कैसे लेना है अनुज, मैं शेयर करता हूं। अंबुजा सीमेंट का राइट नाउ जो रेट चल रहा है 570 रुपए का फ्यूचर चल रहा है। मैं डीप इन द मनी 550 की कॉल लूंगा इसमें।
जिसका भाव चल रहा है 31 रुपए या 32 रुपए के आसपास। मैं फिर रिपीट करता हूं, 550 की कॉल लूंगा 31-32 रुपए में, और 620 की, यहां मतलब इस स्ट्राइक से 70 पॉइंट ऊपर की कॉल 5.5-6 रुपए का रेट चल रहा है, वो 2 बेचूंगा, तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी स्प्रेड की 20 रुपए। सो 550 प्लस 20, 570 रुपए, मेरा 570 में फ्यूचर खड़ा हो गया। मेरा टारगेट है कि 600 रुपए क्रॉस करना चाहिए अंबुजा, बट मैं इसको प्ले इस तरह से करूंगा, क्योंकि अगर 600 क्रॉस कर जाता है तो मेरे को पूरा प्रॉफिट मिल जाता है। बाकी इतना बड़ा महीना, अभी तो 29 दिसंबर का, अभी तो दिसंबर आया भी नहीं है, और दिसंबर का महीना मतलब इतना लंबा चल रहा है, वी आर स्टिल इन नवंबर, और दिसंबर का तो ऑप्शन के प्रीमियम तो रहेंगे। तो मुझे जो अनुज 18,500, 600 पे, 43,000 पे सेफ्टी कहां की चाहिए, इंश्योरेंस कहां की चाहिए, नीचे की। तो नीचे में मेरा वर्स्ट केस लॉस है 20 रुपए, वो कभी ना आराम से निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बेस्ट चीज ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये रहती है कि वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रिपेयर द ट्रेड। क्योंकि ऑप्शन में सबसे ज्यादा मैं सबको समझाता हूं कि सौदा लॉन्ग शॉट गलत जरूर जाएगा, लेकिन आपके पास मार्जिन हो तो एक अपॉर्चुनिटी होती है उसको रिपेयर करने के लिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, लॉस इज अनहेल्दी, मार्जिन इज हेल्दी, मार्जिन देने से मत डरो। तो ये सेफ्टी है। जैसे आपने पिछली बार भी पूछा था 1:2 है, तो अनलिमिटेड लॉस तो कहीं से होगा, अनलिमिटेड लॉस होगा 690 से। सो राइट नाउ आई एम एट 570 एंड माई ट्रेडिंग प्रॉफिट इज स्टिल 590। तो इतना बड़ा स्प्रेड है कि मेरे को किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लगती है उस ऊपर के लेवल पे। तो अंबुजा इज दी अनदर स्टॉक इन एडिशन टू द 3 व्हिच आई हैव शेयर्ड बिफोर, जिसमें हम स्प्रेड बना सकते हैं। एक और ट्रेड है अनुज, जो मैंने जिस करेक्शन की बात की आगे पीछे करके लगती है, जैसे मैंने बोला कि कंफर्ट अब पुट बेचने में आ गया है। बट कभी कभी क्या होता है अनुज, अगर हम कोई ट्रेड करते हैं ना, तो हम ना थोड़ा सा एड ऑफ टाइम्स कर लेते हैं, तो उसमें लगता है कि नहीं यार पुट गलत हो गई थी, घटा तो नहीं है मार्केट। बट जब हम भूल जाते हैं कि नहीं घटा और उसके बाद वो घट जाता है, तो वी हैव ऑल द टाइम, जैसे मैंने बोला कि 29 दिसंबर की एक्सपायरी है, तो 29 दिसंबर एक्सपायरी की अनुज मेरे को 18,500 की पुट लेनी है, विच इज जस्ट 125 पॉइंट नीचे। सो 18,500 स्ट्राइक की पुट विच इज एट 153 मुझे बाय करनी है, और 500 पॉइंट नीचे 18,000 की 58-59 पे एक पुट सेल करनी है। सो 1:1 का स्प्रेड बनाना है, नॉट 1:2। दिस इज नॉट ए रेशियो स्प्रेड, क्योंकि मैं अपनी कॉस्ट कम करने के लिए, कॉस्ट विल बी 95 रुपीज। ये 95 रुपीज अनुज मेरी इंश्योरेंस है कि अगर मार्केट में 300-400 पॉइंट 200 पॉइंट की मंदी आ गई, तो ये पैसा जो है मेरा डबल से भी ज्यादा हो सकता है। सो आई विल बी टेकिंग दिस फंड, वी हैव शेयर्ड दिस ट्रेड विद द क्लाइंट आल्सो। प्लेन वनीला पुट भी ले सकता है कोई 153 में, बट देन थोड़ी कॉस्ट हाई हो जाती है, और अगर 2 दिन नहीं मार्केट घटा या 3 दिन नहीं घटा, तो थीटा डिकेसेस का भाव 135-40 आ जाएगा, तो हम सडनली जिटरी होने लग जाते हैं, क्या ट्रेड गलत तो नहीं था। उसकी कॉस्ट कम करने के लिए कि हम जो 59 में बेच रहे हैं वो भी तो कम हो जाएगी, इस तरह का ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पुट स्प्रेड हाथ में जरूर होना चाहिए एज एन इंश्योरेंस टू योर पोर्टफोलियो, इंस्टेड ऑफ सेलिंग प्लेन वनीला निफ्टी टू हेज, जो आप अभी बात कर रहे थे। चलिए ठीक है, मैं एक्चुअली आपसे बोलने वाला था जब आपने निफ्टी किया कि शुरू में ही अगर आप स्प्रेड में अगर डबल कर देंगे तो फिर वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, तो आपने शुरू में बोल दिया कि आप जो नीचे के पुट बेच रहे हैं वो एक ही बेच रहे हैं, वो कॉस्ट कम करने के लिए। लेकिन आशु, इसमें एक चीज़ जो कई लोग पूछते हैं कि जो स्प्रेड्स होते हैं इसमें एक दिक्कत ये आती है कि अब मान लीजिए परसों बड़ा मूव आ गया, तो जो बड़ा मूव है वो आपकी 18,500 की पुट में तो आया ही, लेकिन वो 18,000 की पुट में भी आ जाएगा। तो उसमें उतना आपको अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप फिर उसको आपको लेके बैठना पड़ेगा। इससे बेटर अगर ये स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एक जो 18,500 की पुट ले रहे हैं उसी में जितना आप ये कॉस्ट कम कर रहे हैं उतने का स्टॉप लॉस लगा दें। मान लो 153 में आपने वो पुट ली, तो 40 या 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दें, इंस्टेड ऑफ 40 या 50 रुपए की वो कॉस्ट कम करने के बजाय। वो स्ट्रैटेजी बेटर नहीं होगी अगर आप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी में आएगा तो? वेरी गुड क्वेश्चन, एंड इसका ना कोई टेलर मेड आंसर नहीं है और कोई थंब रूल भी नहीं है। अब मैं इसका मैं आंसर ये देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जो 1:2 स्प्रेड बनाते हैं, पहले मैं उसका देता हूँ। उसमें स्टॉक में अगर बड़ा मूव मैंने बनाया मंथ एंड का और पहले हफ्ते आ गया, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर मेरी इन द मनी बढ़ती है तो मेरी आउट ऑफ द मनी बढ़ती है, तो मेरा ट्रेड जितना मुझे प्रॉफिट हो सकता है उतना नहीं होता, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ता है। बट आई थिंक अगर ये ऑल सीजन हम करके देखें ना, तो नेट रिटर्न इज वेरी फेवरेबल, क्योंकि जब वो नीचे डाउनवर्ड जर्नी से बचाता है ना, तो बहुत अच्छा बचाता है। बिकॉज एवरी टाइम यू कांट बी राइट, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो नीचे नहीं आता। मतलब कॉनकोर इज द केस इन क्वेश्चन, 750, 800 से 650, 680 से वापस 800। सो इस तरह की वॉलिटिलिटी हमारे को बचा के रखती है। बट टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर निफ्टी ट्रेड, अनुज, इसमें ना डेल्टा बहुत डिफरेंट है दोनों स्ट्राइक का। 18,500 अगर 15 रुपए 20 रुपए बढ़ेगी, तो जो 18,000 वाली है वो 3 या 4 रुपए बढ़ेगी। तो दैट इज बिकॉज 500 पॉइंट का डिफरेंस है,
तो वो जो डिफरेंस है और 1:1 है वो हमारे फेवर में होता है। इसलिए अगर बड़ा मूव भी आ जाएगा तो ये 150 वाली अगर 300 रुपए होगी तो वो 58 वाली 100 रुपए होगी, तो उसमें मेरे जाएंगे 50 रुपए, इसमें आएंगे 150 रुपए। सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड। सो ये अगर 1:2 होता, सो आई टोटली एग्री विद यू, बड़ा मूव पहले ही आ जाएगा तो फेवरेबल नहीं रहेगा। बट 1:1 में ऐसा नहीं है, बिकॉज द डेल्टा ऑफ द डिफरेंट स्ट्राइक्स इज डिफरेंट। एंड ऑल्सो जो आपने एक चीज और बोली 50 रुपए का स्टॉप लॉस, वो 50 रुपए का स्टॉप लॉस इसलिए नहीं है कि देयर इज अ पॉइंट कि आपको एक स्पर्ट मिल जाए सडनली कल और परसों या 3 दिन के अंदर, और हम देखें कि ये इसका थीटा डिके हो गया, ये 153 वाली 110 या 15 आ गई और मैंने स्टॉप लॉस कर दिया, और 10 दिन बाद ये वापस 200 रुपए हो गई। सो वो सौदा राइट होके जब मैं गलत होता हूं ना, वो बड़ा पेन होता है। तो मेरे को ऑप्शन का वो ट्रेड करना है कि अगर मैं गलत हो जाऊं तो पूरा गलत हूं, लेकिन मैं टेम्परेरीली गलत होके और अल्टीमेटली राइट हो जाऊं, वो जो पेन होती है ना अनुज, वो बहुत ज्यादा पेन होती है। सो आई थिंक टू मिटिगेट दैट पेन, I think this is the best way. I mean, everyone has their own. There is no sacred model. तो जिसको जो पसंद आता है, जिसको जो क्लिक करता है, हम तो एक आइडिया देते हैं, उस आइडिया में अनुज दुनिया बहुत स्मार्ट है, वो बिल्कुल मनूवर करती है और मतलब उसको डिफरेंट तरीके से चेंजेस करती है। सब लोग अपनी स्मार्टनेस से करते हैं, हमें तो एक थीम शेयर करना हो। बिल्कुल आशु, बिल्कुल सही कहा आपने। खैर ये बात एकदम सही रखी है आपने कि इसका कोई एक स्ट्रेट आंसर नहीं है, और ये कोई साइंस तो है नहीं जिसमें इसका एक आंसर होगा, लेकिन ठीक है, बात समझिए आपकी हमने। शुक्रिया आपका आशु, और अगले हफ्ते फिर बात करेंगे आपसे और फ्रेश ट्रेड्स लेंगे आपसे। तो चलिए, ये थे आशु मदान। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने डिस्कस की निफ्टी को लेकर कि 18,500 की पुट और 18,000 की पुट का स्प्रेड में अगर 200-300 पॉइंट निफ्टी गिरता है मान लो, तो 18,500 की पुट जितनी बढ़ेगी उतनी 18,000 की पुट नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए वो एक स्प्रेड है जो आपकी कॉस्ट कम करेगा। बैंक निफ्टी इस समय डेज लो की तैयारी कर रहा है, सिर्फ 37 पॉइंट ऊपर रह गया। और फाइनेंशियल निफ्टी की जो बात की थी हमने, अब वो क्लियर हो गया कि वो जो आज था पूरा का पूरा ऑप्शन राइटर्स का दिन था, क्योंकि कई बार होता है कि आप एज्यूम कर लेते हैं कि जो पिछले थर्सडे को हुआ था वही इस थर्सडे को भी होगा, उसका एकदम उल्टा होते हुए तो 19,200 की पुट 0 और 19,300 की कॉल 0, ये वो जोन था जिसमें बैंक ये फाइनेंशियल निफ्टी अब सेटल हो रहा है। अब यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि डीलिंग रूम से उनको क्या बज़ मिल रहा है आज। यतिन बताइए। तो गुड आफ्टरनून। देखिए, काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है आज बाजार में, लेकिन दो स्टॉक्स जो आज डीलर्स को पसंद है, सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, और ये इंश्योरेंस कंपनी में आपने सुबह देखा काफ़ी सारी छोटी छोटी बल्क डील्स होती हुई नजर आई, और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा स्पाइक आया। इनफैक्ट यहाँ से भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनल खरीदारी करनी चाहिए। शायद यहाँ जो बिकवाली होने वाली थी FIS की, वो अब थम सी गई है, और शायद यहाँ से आपको 30-40 रुपए का जंप इजीली मिल सकता है पोजिशनली। अगर आप देखें आज तो ओपन इंटरेस्ट लगभग 8% यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और फ्रेश खरीदारी के सौदे यहाँ आपको दिसंबर सीरीज में दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो आज फोकस में है वो JSPL मेटल पैक से शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ रही है। ऑब्वियसली मेटल स्टॉक्स काफ़ी वॉलेटाइल है पिछले एक हफ्ते से, लेकिन अब डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ एक छोटा मोटा BTST का ट्रेड आप ले सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। शायद 20 से 25 रुपए का अपटेक यहाँ आपको जल्द से जल्द मिले एक दो ट्रेडिंग सेशन में, ऐसा उनका मानना है। तो दोनों ही JSPL और ICICI प्रू लाइफ पे खरीदारी की सलाह डीलिंग रूम्स आज अपने क्लाइंट्स को दे। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली इनफैक्ट मेटल कंपनियों में, और JSPL डीलिंग रूम में सबसे चर्चित शेयर, और ICICI प्रू। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट ICICI प्रू का जो 480 वाला कॉल सस्ता ऑप्शन के तौर पर मानस जायसवाल ने सुझाया था, उसको रिविजिट करते हैं। वहां पर क्या कुछ एक्शन और जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका जायजा ले लेते हैं। 480 वाला कॉल था, 470 स्टॉक प्राइस इस समय आपकी स्क्रीन पर। डीलिंग रूम चेक के बाद काफी तगड़े वॉल्यूम्स के साथ दरअसल आज तेजी देखने को मिली है। तो 12 रुपए पर सजेस्ट किया था, 13 रुपए 40 पैसे के आसपास कर रहा है कारोबार, लेकिन मार्नेस को भरोसा है कि 20 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मयूरेश, इन इंश्योरेंस कंपनियों में जो फोकस HDFC लाइफ से बढ़कर अब SBI लाइफ, ICICI प्रू, या फिर आज सुबह से जो न्यू इंडिया एश्योरेंस में तेजी देखने को मिली है, इसमें से कोई ट्रेड जहां पर आपको कॉन्फिडेंस है, अच्छी तेजी का, नंबर्स इन फेवर दिखाई दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है? I think within the life insurance players, obviously I think एक series of underperformance रही है HDFC Life की। Comparative basis पे obviously SBI Life has done relatively better. वो भी थोड़ा it's come off from its highs जो पिछले 2 महीने में लगाए थे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो न्यू प्रीमियम ग्रोथ है, जो ओपेक्स रेशियो है स्पेसिफिकली SBI लाइफ का कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पैक एट अराउंड 6.5-7% और जो नए पॉलिसीज ये बेच रहे हैं स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन और नॉन पार्टिसिपेटिंग, जो वार मार्जिन में एक बढ़ोतरी हमें देखने मिल रही है,
ये शायद मेंटेन हो। ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और क्योंकि ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेंगी नहीं विद मोर प्रीमियम्स कमिंग थ्रू, मुझे लगता है आई थिंक विद इन द थ्री, आई थिंक इवन एसबीआई लाइफ में थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ आना और बाकी है, अराउंड 1300 1325 ऑड लेवल्स, बट वो अच्छा खासा प्लेस लगता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द थ्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़ा जैसे मैंने कहा, थोड़ा प्राइस स्ट्रेंथ में एसबीआई लाइफ इवन ऑन द ओनली लेंस थोड़ा आई थिंक लैग कर रहा है एट दिस पॉइंट। चलिए, ग्लैंड फार्मा की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि वो प्रोमोटर फ्रोजन फार्मा की बिक्री की खबर पर कोई चर्चा नहीं है। तो वो जो सुबह एक ब्लूमबर्ग के थ्रू न्यूज़ आई थी उसको हालांकि वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक अभी भी 7% ऊपर चल रहा है और वन ऑफ द टॉप गेनर्स इस समय नॉन एफ स्टॉक ऑब्वियसली है, लेकिन 7% का मूव इस समय यहाँ पर दिख रहा है। एक काम करते हैं, BTST कॉल्स लेना शुरू करते हैं। 3:11 हो गए हैं, तो परफेक्ट टाइम है। श्रीकांत, आपसे स्टार्ट करते हैं, BTST या STBT? श्रीकांत सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बिल्कुल, अगर यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर बनते जा रहा है और कुछ एक और शायद हमें वीकनेस देखने मिल सकता है, लेकिन बिकॉज की ओवरऑल मार्केट अभी भी 18,600 के आसपास रुका हुआ है, तो मुझे लगता है कि कुछ एक अगर लॉन्ग ट्रेड्स लेते हैं तो शायद वो फायदे में हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे अगर कुछ इस लेवल पे अगर लॉन्ग लेना है तो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान लीवर अभी भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से कम 2700 2720 के भी लेवल्स दिखा सकता है। आज के वॉल्यूम्स, आज का ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट मुझे ये इंडिकेट कर रहा है, तो करंट लेवल से लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 2610 का। ओके, ये वर्क फ्रॉम होम ने एक चीज़ कर दी कि सब थोड़ा जूम वूम को यूज़ करते, तो सब मतलब एक सेवी हो गए हैं इस चीज़ में, है ना? अब टाइम कितना बच जाता है। अब सोचिए, अब गाबा साहब को अगर बांद्रा से यहाँ पर आना होता तो 45 मिनट्स तो जाते, 45 मिनट्स नहीं, गाबा जी को जाते हैं सीलिंग से, तो उतना सीलिंग था, बट आई एम अज्यूमिंग कि सीलिंग पहुंचने में टाइम लग जाएगा, है ना? क्योंकि अब रस्तों पर जाएं तो कोई एक रास्ता नहीं मिलेगा जहां पर ना बड़ा पॉट होल हो, ना कोई रास्ता काम के लिए खुदा हुआ हो। दैट इज द रियलिटी बॉम्बे में रहने की। इनफैक्ट बॉम्बे के साथ बैंगलोर की भी यही हालत है। बताइए गाबा साहब, आपका ट्रेड क्या रहेगा? एक्चुअली मेरा ट्रेड है सन फार्मा। ओके, अपमूव मिलना चाहिए सन फार्मा में। एक ब्रेकआउट मिला है 3 दिन के बाद, ट्रेड कर रहा है 1048, स्टॉप होना चाहिए 1038 का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 1075 सन फार्मा। 75 का टारगेट सन फार्मा में तेजी का कॉल गाबा साहब दे रहे हैं, 1.5% ऊपर है। यह BTST ट्रेड। मानस, आपकी राय? देखिए, दीपक नाइट्राइट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दीपक नाइट्राइट ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, फिर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज स्टॉक ने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 2144 का आपको स्टॉप लॉस रखना है दीपक नाइट्राइट में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और 2220 के टारगेट, 2220 के टारगेट सेट करने हैं। और यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। दीपक नाइट्राइट का जो 2200 का कॉल ऑप्शन है, वहां पर खरीदारी करिए। 61 रुपए का भाव चल रहा है, 50 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 85 रुपए के टारगेट सेट करिए। ठीक है, दीपक नाइट्राइट ये दूसरी बार शो में कॉल आती हुई। एक बार जरा चार्ट लेकर आइए वर्लपूल का। यहाँ पर एक हल्का सा मूव मैंने अभी भी स्पॉट किया है। बाय द वे, लीवर क्या ज़बरदस्त मूव है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डेज हाई पर बंद होगा ये स्टॉक आज। तो कहीं भी हल्का सा भी इसमें प्रॉफिट टेकिंग नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, लास्ट के 5 मिनट में वापस इसने थोड़ा सा एक मूव दिखाया है, तो ज़बरदस्त मूव इस समय इस स्टॉक में आता हुआ। उसके अलावा एक आध और स्टॉक देख लेते हैं। एक लेकर आइए आप जरा यूनाइटेड स्पिरिट्स, वहाँ पर भी एक अच्छा खासा मूव है, मतलब लो से उसने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है स्टॉक ने। और ICICI प्रू की तो खैर हमने बात की है, ICICI प्रू में भी एक अच्छा मूव इस समय आ रहा है। मयूरेश, आप क्या स्टॉक पिक करेंगे इस समय? तो आई थिंक जब बंधन बैंक की डिस्कशन हो रहा था अनुज, मुझे लगता है DCB बैंक बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है ओनिल लेंस के ऊपर। इफ यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड, थोड़ा पिवट के ऊपर निकल गया है, बट मुझे लगता है अगर फॉलो बैक दे रहा है जैसे दे रहा है अभी प्राइस में, तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है विद एन इमीडिएट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। नंबर्स काफी बेहतर थे, जैसे मैं वापस कह रहा हूँ। 3.89 पे क्रॉस NPAs, 1.54 पे मैनेजमेंट कह रही है कि 3.5 के नीचे GNPAs लेके आएंगे इन द कमिंग ईयर इटसेल्फ, और नेट NPAs 1.5 के नीचे। कैपिटल एडिक्वेसी 17% के ऊपर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो क्रेडिट कॉस्ट ये तिमाही में आई थी 0.27 आई थी। रिटर्न रेशियोज में ROE 0.97 पे टच हुए ऑलमोस्ट, दे एक्सीड 1%।
in the coming few quarters. The best part about their balance sheet is कि जो इनके advances growth है, I think a majority of their advances growth are not about 3 or 5 odd crores. और जो कासा में accretion दिख रहा है वो एक अच्छी liability franchise के संकेत दे रही है. मुझे लगता है all in all I think काफी अच्छी तरह से placed है. If one really wants to take an immediate short term view on the bank, DCB बैंक शायद fit होता है वो. DCB में एक तेजी का ट्रेड लेने की सलाह. ये BTST कॉल्स में ज्यादा नहीं, सभी तेजी वाले ट्रेड्स आए हैं. सन फार्मा, आपका यहाँ पर दीपक नाइट्रेट वाला ट्रेड, HUL, और ऑफ कोर्स आप DCB सुन रहे हैं. अच्छा, इस बीच ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे. कुछ देर पहले हम आपको मेंशन भी कर रहे थे कि आज हांगकांग में बड़ी तेजी हुई, लेकिन आज अमेरिका में क्या होने वाला है वो डेटा आपके सामने रख देते हैं. तो डाउ फ्यूचर्स शांत है, ज्यादा कुछ नहीं, 14.2 पर. लेकिन हाँ, नैस्डैक में अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है. नेली 47 पॉइंट्स अप नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय ट्रेड करता हुआ. तो उसके मद्देनजर शायद टेक्नोलॉजी कंपनियां उस लिहाज से कल फिर रेडार पर आती हुई दिखाई देंगी. लेकिन अनुज देखिए, सुबह में अपेक्षा नहीं थी एक तगड़ी तेजी की. अच्छी तेजी आई, 18,678 680 तक पहुंचे, लेकिन वहां से फिर मुनाफा वसूली. सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन. देखिए, मैं इनफैक्ट उल्टा होता तो बेटर रहता है एक्चुअली. सुबह थोड़ा नीचे खोलते उसके बाद होते. हाँ, लेकिन मुझे जो आज चीज़ खटकी है वो है मिड कैप इंडेक्स हर्षिता, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था मिड कैप इंडेक्स के अंडर परफॉर्म करने का. आज इनफैक्ट सारे रीजंस थे मिड कैप इंडेक्स के आउट परफॉर्म करने के. और कोई भी इंडेक्स में अगर आप इतनी अंडर परफॉर्मेंस के बाद 2 दिन की रैली के बाद वो रैली अगर फिजल आउट होने लगे तो थोड़ा सा मुझे वो खटका था. जैसे मैं कह रहा हूँ, आज कोई अगर रीज़न आया होता जिसकी वजह से मिड कैप इंडेक्स गिरा होता तो मैं फिर भी समझ सकता था. कोई रीज़न नहीं था और ये मिड कैप इंडेक्स गिर गया इतना. और ऐसा भी नहीं है कि कोई ये बहुत लंबे चौड़े गेंस पर बैठा था. ये तो अभी ऑल टाइम हाई पर भी नहीं है. स्मॉल कैप इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई से 15% दूर है और स्मॉल कैप इंडेक्स का भी ऑलमोस्ट यही हाल था. तो और जिस तरीके का इंडिया विक्स है, जिस तरीके का ओवरऑल मार्केट है, ये मुझे आज जो है ना थोड़ा सा इसने निराश किया है. उल्टा होता ना मैं बहुत खुश होता. आज अगर निफ्टी गिरा होता 0.5% और अगर मिड कैप इंडेक्स चढ़ा होता 0.5% तो मैं कहता ये एक बहुत ही अच्छी मार्केट है, जिस तरीके की मार्केट होनी चाहिए. लेकिन ये जो जिस तरीके से आप मिड कैप और स्मॉल कैप में फॉल देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना एक फेज यूज़ करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन, कि इंडेक्स मैनेज किया जाए और इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो. बस उस चीज़ का डर लग रहा है. हालांकि वो नॉर्मली दिसंबर में नहीं होता है, क्योंकि दिसंबर में ज़्यादा आप पोर्टफोलियो अपना चर्न नहीं करते हैं, तो इसके लिए. लेकिन मिड कैप एक्शन से मैं थोड़ा निराश हुआ हूँ. देखते हैं एक वन ऑफ है या कल से वापस रैली आती है कि नहीं आती है. इंडेक्स पर तो देखिए आज तक बहुत क्लियर है, बाय ऑन डिप्स. एक क्लियर हो गया, अब तो डिप्स भी नहीं मिल रहे हैं, अब तो आपको कंसोलिडेशन पे बाय करना पड़ रहा है. आज सुबह भी वो डिप कहाँ मिला, आज सुबह हम ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुले, उसके बाद ही ऊपर भाग गए थे. तेजी इनफैक्ट काफी बढ़िया पकड़ी थी लेकिन टिक नहीं पाई. अच्छा, वो एफएनओ वाला डेटा लेकर आइएगा अगर आपके पास तैयार है डायरेक्टर साहब, जहां पर तेजी कहाँ हो रही है, मंदी की पोजीशंस कहाँ पर लोग कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका जायजा लिया जाए. और उसमें कुछ मिड कैप के नाम अगर आएंगे तो इंटरेस्टिंग होगा. अनडाउटेडली आज HUL में लॉन्ग पोजीशंस जुड़ी है, वो आपको साफ देखने को मिलेगा क्योंकि वो आज का स्टार परफॉर्मर रहा, उसमें कोई दो राय नहीं है. डे हाई पर जाकर टिकता हुआ इनफैक्ट ये काउंटर आपको दिखाई देगा. लेकिन वायदे बाजार का सेटअप क्या कह रहा है? डाबर, इसकी भी हम चर्चा कर रहे थे. AB कैपिटल जो आज का सरप्राइज मूवर था, कोई कारण नहीं था लेकिन स्टॉक भागा है. अच्छा लॉन्ग बिल्डअप. बंधन बैंक, HUL और ICICI अप्रूव. लेकिन शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट्स में दीपक नाइट्रेट का जिक्र 2 जानकारों ने किया और उस पर कल भी नजरें होनी चाहिए कि क्या ये मोमेंटम आगे बढ़ता है. मैरिको में भी करीब 3% तक की शॉर्ट कवरिंग का फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया. सिप्ला, JSPL और JK सीमेंट ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर शॉर्ट्स कवर किए गए हैं. लेकिन साथ ही लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां हुई और शॉर्ट बिल्डअप क्या? तो आज खुलते ही लॉरस लैब को शॉर्ट किया, अभी भी 9% नीचे है. ABB इंडिया, इंडियन होटल्स और टाटा कम्युनिकेशंस के साथ साथ ग्रैन्यूल्स में हमने देखा थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है. लेकिन वेदांत को लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिहाज से नहीं देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वो इंटरिम का एडजस्टमेंट है, वो गलती से शायद पिकअप कर लिया है सॉफ्टवेयर ने. लेकिन डेल्टा कॉप, टोरेंट फार्मा, कमिंस और पेज इंडस्ट्रीज जहां पर पोजीशंस थोड़ी सी अनवाइंड होती हुई दिखाई दी है. तो ये इनफैक्ट वो काउंटर्स है जहां पर तेजी और मंदी साफ देखने को मिली. अच्छा, जाते जाते क्योंकि हम 2 व्हीलर काउंटर्स की बात कर रहे थे, ऑटो सेल्स की बात कर रहे थे, एक बार हीरो मोटो कॉप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे. 0.5% इसने अपनी चाल को थोड़ा सा मजबूत कर लिया. अभी भी 10 मिनट बाकी हैं इस क्लोज की तरफ. ये बताइए मानस, आप क्या ट्रेड लेंगे 2832 के लेवल्स के आसपास? बिल्कुल लेंगे. देखिए, जो 2 व्हीलर स्टॉक्स हैं, अगर हम TVS मोटर्स की बात करें तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग दिखती है
लेकिन हीरो मोटोकॉर्प एक ऐसा स्टॉक है जिसने लेट परफॉर्म किया, लेकिन अब क्लियर कट रिवर्सल दिखता है, हायर टॉप्स हायर बॉटम दिखने लगे हैं। टारगेट अगर आप सेट करने हो तो 29-25 तक के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। करंट लेवल से भी 100 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है, तो एक पोजीशन ट्रेड डेफिनेटली बनता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 2790 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 29-25 के टारगेट सेट करिए। ओके देखिए थोड़ा सा ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आने हैं परसों, तो उससे पहले थोड़ी सी बाइंग हीरो मोटोकॉर्प में आपको दिखाई दे रही है। अच्छा एक बार जरा वो वायदा के बैन की पोजीशन लेकर आए, कोई स्टॉक जाने वाला है क्या बैन में? पीएनबी की जाने की तैयारी है। 96% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 95% के ऊपर बैन में जाता है और फिर नीचे मेरे ख्याल से 85 या 80 एक लिमिट होती है जिसके नीचे आने पर वो बाहर आता है। तो अभी बॉर्डर लाइन है 95 से थोड़ा ऊपर, 96% पोजीशन पीएनबी में इस समय। इस पर कोई व्यू बन रहा है क्या मानस? पीएनबी पर अच्छी मूव दिखाई है इसने पिछले कुछ दिनों में। तो देखिए पीएसयू बैंक्स में डेफिनेटली काफी अच्छा मूव देखने को मिला है, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक छोटा सा करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आप उम्मीद करिए कि पीएनबी भी शायद 50 रुपए के आसपास आ जाएगा। लेकिन अगर हम अंडरटोन ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो वो तो बहुत पॉजिटिव है, और अगर 50 रुपए के भाव देखने को मिले तो आई थिंक 46 रुपीज के स्टॉप लॉस है, वहां पर एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 58-59 की रेंज में आता है। 58-59 की रेंज में आता हुआ दिखाई देगा नेक्स्ट टारगेट, लेकिन लेट्स सी ये इनफैक्ट बैन की तरफ जाता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है, जो पोजीशन बिल्टअप देखने को मिला है 96% का। एबी कैपिटल श्रीकांत, इसको आपने पढ़ा है क्या ऑफ लेट? 145 के आसपास स्टॉक जाकर टिक रहा है, वेरी क्लोज टू द डे हाई। आज 148 तक के लेवल्स इसने दिखाए थे फ्यूचर्स में। 14% का ओआई एडिशन और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पर दरअसल ये पोजीशन आई है। यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी एक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक अच्छी रैली की शुरुआत हुई है। नो डाउट कि बहुत पहले यानी कि 2017 में ये कुछ 250 के करीब था, वहां से गिरते गिरते लगातार ये 40-50 रुपए के करीब आया था। बट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम काफी अच्छा एक कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बना है और हमें लगता है कि ये पुल बैक रैली है, एटलीस्ट कम से कम 200 रुपए तक तो जा सकती है। तो इन द पास्ट कई सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट्स किए थे और कई सारे लोग अभी भी इन्वेस्टेड है। तो सबसे पहले मैं उनको कहूंगा कि आप आपके पोजीशंस को होल्ड करके रखें। 200-225 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं और वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब आ चुका है, क्योंकि जो एंटायर फॉल था उस एंटायर फॉल के 50% यानी मीडियन लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा वक्त निकाल सकता है ये स्टॉक, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। ट्रेडर्स के लिए ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। टारगेट्स 200-225 के रहेंगे। ओके आदित्य बिरला कैपिटल सुबह से इसने ज़बरदस्त मूव दिखाया, 5.5% ऊपर। बैंक निफ्टी अब आने वाला है रेड में, करीब 2 पॉइंट ही ऊपर रह गया बैंक निफ्टी और काफ़ी शार्प मूव्स। इनफैक्ट वो जो मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स एक बार वापस ज़रा इंट्राडे दिखा दीजिए, क्योंकि इसमें खासतौर से स्मॉल कैप 100 उसमें तो काफ़ी एक नॉक है, 3 बजे के बाद भी एक नॉक है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए करीब 0.7% का मूव और मैक्सिमम ये जो मूव है 3 बजे के बाद की जो ट्रेड है इसमें आया है। तो ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। एडवांस डिक्लाइन लाइन भी अब जो है एडवांसेस से हटकर अब डिक्लाइंस के फेवर में आ गई है, तो जो गिरने वाले शेयर्स हैं वो ज़्यादा हैं बजाय कि बढ़ने वाले शेयर्स। और एक और स्पेस जहाँ पर आज थोड़ी करेक्शन हुई है वो रेलवे स्टॉक्स, जो हमने सुबह भी जिक्र किया था, RBNL जैसे स्टॉक्स, वहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन आ रही है। इरकॉन और ये सब स्टॉक्स हैं। लॉरस लैब्स ऑफ कोर्स करीब 9% नीचे, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो आप अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देख ही रहे हैं। अच्छा गाबा जी एक बार जरा इसको रिविजिट करते हैं, ये रेलवे स्टॉक्स को, ये इरकॉन या फिर IRFC, इनमें से कोई भी स्टॉक अगर आप चार्ट देख सकें तो। पर इरकॉन में थोड़े सेलिंग प्रेशर है ऑन द अपर रीजन्स, क्योंकि काफी दौड़ भी चुका है फ्रॉम 40 जोन टू 64। पर RVNL मैं देख लेता हूँ अगर उसमें कुछ चांस है तो, और वैसा ही हाल मेरे ख्याल से RVNL भी है, तो आई थिंक स्किप करें तो अच्छा है। और थोड़ा स्ट्रेच भी है RVNL, 84-85 जोन्स 35 से भागा है और बस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। डिप्स मिलेगा तो बाइंग का मौका है, लेकिन अराउंड 65-67 जोन्स पर। ओके, तो इन लेवल्स पर नहीं, डिप्स देखने को मिल रहे, 65-67 पर ही खरीदा जाए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए काउंटर्स एक अच्छी एक तरफा तेजी के बाद। अच्छा, कल की तेजी में जो सबसे बड़ा योगदान था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आया था। वहां पर हमने देखा औसत से करीब 4 से 7 गुना वॉल्यूम्स पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन आज आप देखेंगे ना तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही मुनाफा वसूली हुई है। RIL पिछले आधे घंटे में 0.5% नीचे आ गया, 2705 के आसपास। आज 2731 तक की ऊंचाई इसने इंट्राडे मिड डे में दिखाई थी,
तो ऊपरी लेवल पर टिका नहीं, वहां पर पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं और पिछले आधे घंटे में दरअसल टीसीएस ने भी बाजार को ड्रैग ही किया है। तो डे हाई से करीब 25-26 रुपए नीचे नियरली यहां पर आपको रिलायंस दिखाई देगा। आप टीसीएस देखें 3390 के नीचे फिसलता हुआ, जहां पर आज सुबह में हमने 3429 तक के लेवल्स देखे थे। विप्रो में भी पोजीशंस अनवाइंड हो रही है। कोल इंडिया तो वीकर है ही, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में मैं नोटिस कर रही हूँ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो ये रिलायंस और ये टीसीएस इन दो ट्रेड्स ने दरअसल मार्केट को नीचे खींचा है। श्रीकांत, आरआईएल पर एक व्यू दीजिए और मानस देखिए टीसीएस का चार्ट क्या कह रहा है। रिलायंस पहले श्रीकांत। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे हमें लग रहा है कि इसमें काफी अच्छा एक शानदार ब्रेकआउट हुआ है और एक बड़े फॉर्मेशन का ये ब्रेकआउट था। इसमें एक फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन बना था जो एक क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में शायद 2800 या 2850 के लेवल्स पे दिखा सकता है। चूंकि कल के दिन में ये काफी चल चुका था, या अगर आप पिछले 3 या 4 दिन के ट्रेंड को देखते हो तो 2500 से बढ़ते हुए लगातार ये 2750 के करीब आया था। थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन हमें लगता है कि अराउंड 2670-75 के करीब इसमें काफी अच्छा सपोर्ट है। वापस उन्हीं लेवल्स के आसपास जाके रिबाउंड करते हुए नजर आएगा। तो हमें लगता है कि रिलायंस की पोजीशंस होल्ड करके रखें। अगर ट्रेडर्स के पास अगर वेरी शॉर्ट टर्म के व्यू के साथ अगर पोजीशन है तो उसमें आप मुनाफा वसूल कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये स्टॉक 2800 2850 के पार जाते हुए दिखेगा। ओके, तो 2670 के आसपास शायद एक मौका फिर से देगा रिलायंस, लेकिन आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली या फिर पोजीशंस अनवाइंड हो रही है। मानस, वेरी क्विकली, लास्ट 2 मिनट्स बचे हैं। टीसीएस देखिए, टीसीएस में थोड़ा कॉशियस रहिए क्योंकि पिछले 10 हफ्ते में 500 रुपए का मूव देखने को मिला है। अगस्त के हाईज के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया है स्टॉक ने, तो हो सकता है एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिले। स्टॉप लॉस लगाइए 3365 का स्टॉप लॉस आपको लगाना जरूरी है। उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ये 3300 के आसपास जाएगा तो शायद एग्जिट क्लियर हो जाएगा, पोजीशंस थोड़ी सी अनवाइंड होती हुई। दिन की ऊंचाई से निफ्टी बैंक 228 पॉइंट नीचे आ चुका है। निफ्टी लगभग 70 पॉइंट गवा चुका है दिन की ऊंचाई से, और मिड कैप इंडेक्स का भी हाल बेहाल है। 177 अंकों तक का नुकसान दरअसल देखने को मिला है। तो क्लियरली प्रेशर आया है आखिरी आधे घंटे में इस मार्केट पर, और ऊपरी लेवल से मार्केट खिसकता हुआ, लेकिन 18600 के ऊपर का क्लोज देखने को मिला। अब देखते हैं एडजस्टेड बेसिस पर कितना और हल्का होता है। शायद अ लिटिल शाय ऑफ 18600 हम क्लोज होता हुआ दिखाई देंगे। लेकिन आज का दिन थोड़ा सा विचित्र था। कल की तेजी के बाद ग्लोबल क्यूज थोड़े नहीं बहुत नरम थे। अक्रॉस द बोर्ड एशिया में नरमी देखने को मिल रही थी। आज दूसरी तरफ फिर हम देख रहे थे अमेरिका की धुलाई हुई। हालांकि इंट्राडे में एशिया भागा, खासतौर से हांगकांग का मार्केट, लेकिन हमारा ज्यादा कुछ हुआ नहीं। ऑफ कोर्स एक नई ऊंचाई फिर छुई है, 18678 तक हम पहुंचे, लेकिन टिका नहीं इंडेक्स। अब निफ्टी बैंक भी 43050 के आसपास 22 अंकों की ही बढ़त यहां पर रह गई है। मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। 180 पॉइंट गवा चुका है ये इंडेक्स आज क्लोज होते होते। और आईटी में आखिरी आधे घंटे में टीसीएस, विप्रो जैसे काउंटर्स में पोजीशंस अनवाइंड हो रही थी, तो वहां पर दबाव बनता दिखाई दिया। लेकिन आज का हीरो एफएमसीजी इंडेक्स में काफी दिनों बाद इस तरह की तेजी देखने को मिली है। 850 पॉइंट का उछाल देखा गया है यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा मूव था। इंडिविजुअल स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इनफैक्ट हीट मैप देख ही लेते हैं। एफएमसीजी के साथ साथ मेटल कंपनियों में आज काफी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। तो आप गेनर्स में देखिए क्या है सबसे ऊपर, HUL 4% तक का इजाफा इसने अपने नाम किया। इसके साथ एक और कंपनी जो इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, डाबर में हमने देखा था इंट्राडे में 8% तक के गेन्स नजर आए। वहां ब्रिटानिया 1.5% चला, तो आपका नेस्ले भी 20,000 के ऊपर 1.5% की तेजी दिखाने में कामयाब। ITC में भी नियरली आधे % से ज्यादा के गेन्स देखने को मिले, और टाटा कंज्यूमर में भी खरीदारी का इंटरेस्ट है। मेटल्स में JSW स्टील, टाटा स्टील तेजी में, हिंडाल्को में 1% तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स सभी की नजरें है कि चाइना अपनी कोविड पॉलिसी को नरम करेगा या नहीं। फिलहाल उनकी तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया। हीरो मोटोकॉर्प आखिरी आधे घंटे में इसकी चाल में रफ्तार आई। ICICI बैंक पॉजिटिव साइड पर, HCL टेक पॉजिटिव साइड पर, लेकिन नीचे क्या आया, इंडसइंड बैंक में अचानक बिकवाली का दबाव। आखिरी 3-4 मिनटों में प्रेशर आया है। बजाज फिनसर्व, आयशर, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में पोजीशंस अनवाइंड होती हुई, और ऑफ कोर्स आज हमने देखा UPL, TCS में मुनाफा वसूली बढ़ती हुई, और ऑफ कोर्स आपके रिलायंस में भी हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आ रही थी ऊपरी लेवल से। हालांकि ये स्टॉक
2708 के आसपास जाकर टिका है, हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में या फिर एकदम फ्लैट। तो ये रही बाजार की पूरी चाल। आज जो क्लोज आ रहा है वो 18608 के आसपास आता हुआ, 45 अंकों का इजाफा और निफ्टी बैंक आपके सामने 40 पॉइंट ऊपर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी क्योंकि और मिड और स्मॉल कैप्स में हमने देखा है दोपहर बाद मुनाफा वसूली बढ़ती हुई दिखाई दी। तो ये रहा मार्केट का आज का पूरा हाल। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा CNBC आवाज पर। आप बने रहे, आपसे कल सुबह एक बार फिर मुलाकात होगी फ्रेश क्यूज फ्रेश डेटा के साथ।